दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर यानी 4 दिन के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पिछले जो ये 4 दिन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज घटित हुई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो कोई आए आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज से हम लोग एक नई पहल भी शुरू कर रहे हैं, जो IAS, CDS, CAPF में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट है, उनका भी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ में PCS के भी क्वेश्चन 2 सीरीज चलेंगी, एक IAS और दूसरा PCS के लिए। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स यानी 17 दिसंबर से लेकर के इस वीडियो में हम 20 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अग्नि 5 अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट इसको कर लिया गया। तो अब ये पूछा जा सकता है ये किस प्रकार की है। तो अग्नि 5 जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। और इंडिजेनस यानी देशज रूप से भारत ने इसको खुद अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देशज रूप से इसे विकसित किया, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है? मिसाइल है। और लॉन्ग रेंज है, क्योंकि अग्नि 5 की जो रेंज 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर के बीच है, इसीलिए इसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहा गया। और अगली इसकी खासियत है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल यानी नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है। तो इसका मतलब अग्नि 5 की विशेषता में क्या क्या आपने समझा? एक तो लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी की मिसाइल है, 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। दूसरा, यह न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। तीसरी, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। चौथी, बैलिस्टिक मिसाइल है। पांचवी विशेषता, इंडिजेनसली डेवलप्ड इसको किया गया। और अगली विशेषता, चूंकि इसकी रेंज में अब यूरोप तक के देश, चाइना, पाकिस्तान, जितना भारत को आँख दिखाता था, सब इसकी रेंज में आ चुके हैं, इसकी उसमें आ चुके हैं रेंज में, क्योंकि यूरोप तक ये कवर करेगी। इसलिए इसे, चूंकि एक महाद्वीप से ज़्यादा जब किसी मिसाइल की रेंज होती है तो उसी को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता। तो अग्नि 5 अगली विशेषता ध्यान रखिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये अगला फिर आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार अग्नि 5 को कहाँ से लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिएगा, अग्नि 5 को APJ अब्दुल कलाम, जिससे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो उड़ीसा में है, वहाँ से इसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसे लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा इसमें अगला, चूँकि ये जो मिसाइल लॉन्च की गई इसका वजन भी ज़्यादा है, तो इसमें जो प्रोपेलेंट प्रणोदक का प्रयोग किया गया वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन इसमें प्रयोग किया गया। यानी 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं, तीनों में कौन है? सॉलिड फ्यूल्ड इंजन इसमें प्रयोग किया गया है। इसे बनाया किसके द्वारा है? जो ये सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है, ये DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसे DRDO कहा जाता, DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया। अगर इस मिसाइल अग्नि 5 की बात करें तो ये कितनी 17 मीटर लंबी है। और इसकी लंबाई ध्यान दीजिएगा, कितनी मीटर इसकी लंबाई है? 17 मीटर ये लंबी है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और हमने अभी कहा कि जो अग्नि 5 है ये न्यूक्लियर वेपन्स नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है। तो कितना वजन ये ले जा सकती है? तो न्यूक्लियर वारहेड ये 1500 kg या 1.5 टन ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में कैपेबल है, सक्षम है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रेंज पीछे भी बता चुके, 5000 से 5500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसकी एक्यूरेसी वेरी हाई डिग्री की है, यानी शुद्धता के मामले में, सटीकता के मामले में बिल्कुल 100%
वेरी हाई एक्यूरेसी बाई वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस जो मिसाइल 5 है लॉन्च करने के बाद भारत के पास जो एक स्ट्रेटजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में शुमार हुआ है, क्योंकि भारत अब दूसरे महाद्वीपों तक अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आपातकालीन ऐसी ज़रूरत होती है तो इसके पास अग्नि 5 जैसी मिसाइल है, जिसकी रेंज यूरोप तक के महाद्वीप को भी, अफ्रीका, यूरोप, एशिया है, और उसके बाद जो दक्षिणी अमेरिका, तो वहाँ तक की इसकी रेंज इसकी है। इसीलिए कहा गया कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, भारत ने विश्वसनीय न्यूनतम डिटरेंस को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया है। और भारत के द्वारा जो 2003 में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया गया कि भारत पहले नाभिकीय हथियार का प्रयोग किसी दूसरे देश पर नहीं करेगा, लेकिन रिटालिएशन के रूप में अगर भारत पर कोई न्यूक्लियर वार हमला करता है तो भारत उसको प्रतिशोधात्मक रूप में, रिटालिएशन के रूप में न्यूक्लियर हथियार यूज करने से तनिक भी यानी हिचकिचाहट भारत में भी नहीं होगी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात आती है कि इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद ये आखिरकार जो अग्नि मिसाइल है ये कब डेवलपमेंट की इसकी शुरुआत होती है, तो आपको पता है भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1983 में एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कब चलता है, 1983 में। और इसमें 5 मिसाइलों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है, जिसे आप शॉर्टकट में क्या याद रखिएगा, पटना। 5 मिसाइलें कौन है, तो ये अग्नि है, आकाश है, इसके बाद कौन है, त्रिशूल है, नाग है, और उसके बाद ये अग्नि हो गई तो इसको आकाश मान लीजिए। तो ये 5 मिसाइल इसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आपकी आकाश, इनको डेवलप किया जाता है। जिनमें से जो अग्नि है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इसके बाद पृथ्वी कौन है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके बाद फिर अग्नि है, अग्नि क्या है, तो ये आकाश, इसको पहले अग्नि या किसी को भी मान लो, तो ये आपकी कौन सी है, इंटरमीडिएट मिसाइल है। त्रिशूल जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और उसके बाद नाग जो है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके बाद अंत में आपकी कौन थी, आकाश, तो ये मीडिएट रेंज सरफेस मिसाइल है। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका पटना लिख के आपको देखो, ये पूछता है कि कौन किस रेंज की मिसाइल है, तो ऐसे पहले पटना लिखिए, क्या लिखिए, पटना, और पटना लिख के इसी के नीचे शीशम लिख लीजिए, शीशम। आप कहेंगे क्या, तो ये आपकी पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गई, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अग्नि वाली कौन हो गई, तो इंटरमीडिएट लॉन्ग रेंज मिसाइल हो गई अग्नि वाली। इंटरमीडिएट जो अग्नि 1 बनी थी ये इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल थी, इंटरमीडिएट वाली थी। इसके बाद त्रिशूल कैसी है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल त्रिशूल भी है। उसके बाद फिर कौन, नाग, ए से क्या हो गया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो गई। और उसके बाद आपका क्या हो गया, आकाश, ए मीडिएट रेंज मिसाइल है। कौन सी, मीडिएट रेंज है, यानी मध्यम दूरी की मार करने वाली मिसाइल है। तो इस प्रकार आप शीशम लिख करके, पटना लिख के नीचे शीशम लिख के, यानी ये मिसाइल कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं। यानी ये जब तक तरीका आप नहीं अपनाएंगे तब तक क्वेश्चन गलत ही करते रहेंगे। अब इसमें बात करें कि जो ये अग्नि 5, ये तो इसी जो 1983 में इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला, उसी के अंतर्गत अग्नि को विकसित किया गया। अब अग्नि में कई हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4, ये इसमें डेवलप की गई। अग्नि 1 की बात करें तो 700 से 800 किलोमीटर रेंज हुआ करती थी अग्नि 1 की। अग्नि 2 की 2 से आपकी 2 से 2000 रेंज इसकी होती थी। अग्नि 3 की कितनी, 2500 रेंज। अग्नि 4 की 3500 रेंज होती थी। और अग्नि 4 पहली मिसाइल थी जिसे रोड मोबाइल लॉन्चर, यानी रोड का मतलब हुआ कि जैसे ट्रक पे लाद करके और रोड पे ले जा रहे हैं वहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता था, इसीलिए अग्नि 4 को रोड मोबाइल लॉन्चर नाम दिया गया।
तो ये अग्नि 1 का रेंज पूछे तो 700 से 800 किलोमीटर अग्नि 1। अग्नि 2 का पूछे तो अग्नि 2 का कितना 2000, अग्नि 3 का 2500, अग्नि 4 का कितना 3500 किलोमीटर। और अग्नि 4 हमने कहा कि ये मोबाइल रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता था। अग्नि 5 की रेंज आप जान चुके हो 5000 से 5500 किलोमीटर है। और अग्नि 5 ध्यान दीजिएगा यह 1500 किलोग्राम या 1.5 टन कौन क्या ले जा सकती है, नाभिकीय हथियार न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल 2 प्रकार की होती है। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल का मतलब हुआ जैसे ये मिसाइल ऐसे भेजी गई तो इसकी दिशा अब बदल नहीं सकते, सीधे प्रोजेक्टल पथ में जैसे आप भेजोगे आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। एक बार इसे अगर भेज दिया तो वही सीधे जाएगी, उसकी दिशा डायरेक्शन कुछ भी नहीं बदल सकते। लेकिन जो ये इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल, 2 प्रकार की होती है, क्रूज हो गए। दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा जब चाहो तब आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मान लो ये आपकी ऐसे मिसाइल जा रही, यहाँ टारगेट था, आपको ये इसकी डायरेक्शन चेंज करके इधर करना, तो ये लॉन्च यानी छोड़ने के बाद मिसाइल इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। दोनों में अंतर आपकी समझ में आ चुका होगा, क्रूज मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। ठीक, इसीलिए जो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है इनको कहा जाता है फायर एंड फारगेट। फायर मारने का मतलब लॉन्च कर दो, भूल जाओ, अपने आप टारगेट पे हिट कर लेगी, कभी भी डायरेक्शन आप बदल सकते हो, आपके कंट्रोल में है, तो इसीलिए इसे फायर एंड फारगेट। तो जो अग्नि 5 है इसको स्टेटमेंट अगर लिख दे कि यह फायर एंड फारगेट मिसाइल के नाम से भी जानी जाती तो इसमें गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल बात सही होगा। बात समझ में आई? तो ये आपका इसमें हो गया। अगली जो मिसाइल ये डेवलप की जा रही है तो ये कौन सी है, अग्नि 6 है, जो 8000 किलोमीटर रेंज तक होगी। और अग्नि 6 एक पहली मिसाइल होगी जिसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, यानी MIRV। इसके पहले MIRV यानी अभी अग्नि एक प्राइम नाम से भेजी गई थी, उसमें प्रयोग किया गया था। तो अब अग्नि 6 में भी लॉन्ग रेंज की जो 6000 किलोमीटर तक होगी, इसमें MIRV का मतलब हुआ मिसाइल लॉन्च की गई और लॉन्च जो टारगेट को हिट करेगी, हिट करके फिर उसे वापस लाया जा सकता और पुनः इसका प्रयोग किया जा सकता, पुनः प्रयोग किया जा सकता, तो उसी को MIRV के नाम से जाना जाता। MIRV फुल फॉर्म है मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। तो ये अग्नि 6 में ही होगा। और अग्नि 5 आपको पीछे भी बताया कि इंडिजिनियसली बिल्ड की गई, डेवलप की गई है, देशज रूप से भारत के द्वारा डेवलप की गई है। तो इस बात को भी आप लोग अब तक जान चुके होंगे। और उसके बाद अग्नि प्राइम इसके पहले भी लॉन्च की गई थी। तो अग्नि प्राइम जो लॉन्च की गई, अग्नि 1 के स्थान पे अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया, उसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी रेंज 1000 से, अग्नि 1 की 700 से 800 किलोमीटर थी, लेकिन जो अग्नि प्राइम है इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की थी। और खासियत क्या है प्राइम की, इसमें कैनिस्टर्ड मिसाइल थी, कैनिस्टर्ड का प्रयोग किया गया था। कैनिस्टर का मतलब जैसे ये मिसाइल है तो इसके किनारे जो ये पट्टे लगे होते जो इसको मजबूती प्रदान करते, इसी को कैनिस्टर कहा जाता है। तो ये कनेस्टेड मिसाइल थी अग्नि प्राइम, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक थी। और इसको इसका ध्यान दीजिएगा, जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये कनेस्टेड बेस मिसाइल है और इसमें MIRV का प्रयोग भी किया गया था, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब अग्नि 5 यहाँ बात हो रही है तो अग्नि 5 की अन्य चीज़ें जान लीजिए। अग्नि 5 में जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है वो किसके द्वारा देखी जाती हैं, तो वो आपकी किसके द्वारा, ये स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड यानी SFC स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड इसका ऑपरेशनल मॉनिटर्ड करता है कि मिसाइल कहाँ पहुँची, कितनी और कब इसका यानी मॉनिटरिंग का काम किसके द्वारा, स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा, SFC स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आखिरकार SFC है क्या, यानी स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड है क्या। तो एक प्रकार का भारत के अंतर्गत जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसी का एक भाग है, उसी का एक अंग है। कौन सा, स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड। तो पूछे स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड किसके अंतर्गत आता है, तो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। अब यहाँ बात हमारे लिए कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जब भारत के द्वारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाया गया, उसी दौरान न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का गठन किया गया है, जो भारत में जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, यानी हथियार
से संबंधित शास्त्रागार हैं उनका सबका देखभाल, उनका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूक्लियर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, न्यूक्लियर अथॉरिटी इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो कौन हो गया? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा किया जाता। तो ये अग्नि की 5 की बात करें तो कोई ये पहली बार नहीं हुआ, इसका ट्रायल कब से चल रहा था? 2012 से ही चल रहा था। मल्टीपल टाइम्स इसको ट्रायल से गुजारा गया और अंततः फिर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। बात समझ में आई? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हमने बताया, एक हो गया SFC स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड, और ये SFC किसके अंतर्गत आता है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। तो हमने अभी कहा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनके संबंध में मॉनिटरिंग उनके संबंध में जितना भी मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो ये ओनली वन बॉडी है, केवल एक ऐसी बॉडी है जो न्यूक्लियर हथियार के प्रयोग, जब तक ये अनुमति नहीं देगी कि आप न्यूक्लियर हथियार चलाइए तब तक आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, ओनली सोल बॉडी है इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के संबंध में अनुमति देने की काम करती है। अथॉरिटी इसी के पास होती है। इसके जो इतनी काम किए तो जाहिर सी बात है इसके 2 अंग जरूर होंगे। तो इसकी 2 काउंसिल बनाई गई है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की। एक काउंसिल को कहा जाता है पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है। अब आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि नाभिकीय हथियार इतने खतरनाक हैं, इनका प्रयोग हो ना हो, कब किया जाए? तो इसमें जाहिर सी बात है काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति को भी इसमें जो 2 प्रकार की काउंसिल है उसमें शामिल यानी किया जाना चाहिए। और सबसे जिम्मेदार या पूरी भारत की यह कहा जाए कि आवाज़ कौन होता? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन? ये पॉलिटिकल काउंसिल, जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक पार्ट है। 2 पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा पॉलिटिकल काउंसिल। तो पॉलिटिकल काउंसिल की अध्यक्षता PM करते हैं और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी के द्वारा की जाती है। अब कमेंट बॉक्स में बताना कि इस समय कौन है भारत के जो न्यूक्लियर कौन सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन, ये बताना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसे कहा जाता है। अब इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा किसको? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ही क्या किया जाता है कि डायरेक्शंस दिए जाते हैं। जो पॉलिटिकल जो काउंसिल है, पॉलिटिकल काउंसिल के द्वारा डायरेक्शन किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। पॉलिटिकल काउंसिल जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित है, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा डायरेक्शन किसको दिया जाता? तो ये दिया जाए एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा सहायता, हेल्प या इनपुट्स के रूप में कब क्या किया जाना चाहिए किसको? तो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को प्रदान किया जाता है। कुल मिला के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पॉलिटिकल काउंसिल दोनों मिल करके जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसको हर तरीके से सहायता प्रदान करते हैं। अब आपकी इतना डिस्कशन के बाद आपके मन में होगा कि इतना हमने समझ दिया, क्या इससे क्वेश्चन UPSC में पूछे गए हैं? जी हाँ, देखिए 2014 में तब ये इसको लॉन्च किया गया था। विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट दे रहा कि इट इज़ ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बिल्कुल बात सही है। अगला, इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, यहाँ ओनली लगा और लिक्विड नहीं, सॉलिड। जब भी लॉन्ग रेंज की होती है तो उसमें सॉलिड, अभी आपने देखा अग्नि 5 ये 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इसमें प्रयोग किया गया, तो ये भी गलत हो गया। अगला, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। जब इसकी रेंज आपको पता है कितनी, 3500 किलोमीटर अग्नि 4 की है, तो 75 किलोमीटर ये कैसे ले जाएगा? तो ये भी गलत, ये भी गलत। 2 और 3 आपकी क्या हो जाएंगे? गलत। और 2, 3 ये काट दीजिए तो सीधे आंसर निकलेगा ओनली 1। क्वेश्चन देख लीजिए। अगला, व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे थर्ड कहा जाता, जो दक्षिण कोरिया है उस वाले क्षेत्र में किसके द्वारा? जापान का ये है, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये चर्चा में बना। तो ये क्या है? एक प्रकार का किसका है? अमेरिका का है एंटी मिसाइल सिस्टम। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हमने PIB से इंक्लूड की है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्याज के दाम अक्सर देखते हो वोलाटाइल होते हैं, वोलाटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा बनी रहती, अस्थिरता, क्योंकि इसकी जमाखोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो अचानक क्या होता है, जब बाज़ार में डिमांड इसकी ज़्यादा होने लगती तब इसके दाम आसमान छूने लगते हैं। और जो इसके अड़हतिया होते हैं, जो इसके जमाखोर होते हैं, वो बात को फिर धीरे धीरे उसका सप्लाई करते हैं। इस प्रकार मुनाफा बहुत ज़्यादा वो कमाते हैं।
अब हम कुछ बेसिक्स प्याज से संबंधित हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्याज का कौन कौन सी सीज़न में उगाया जाता है। तो भारत में प्याज की जो पैदावार होती है, इसकी सोइंग सीजन क्या है, 3 सीजन में इसकी बुआई की जाती है। तो इसमें रबी में जो प्याज अधिकांशतः 70% प्याज का उत्पादन रबी सीजन में किया जाता है, खरीफ में 10% और लेट खरीफ में कितना 20%। तो ये 100% अगर प्याज का प्रोडक्शन होता है, कुल मिला के अगर 100 प्याज पैदा हो रहा तो 70 प्याज रबी का है, खरीफ का 10 प्याज हो, 20 प्याज किसका है, लेट खरीफ का है। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन ये आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि प्याज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ का, अभी आपने देखा जीआई टैग भी सफ़ेद प्याज जो महाराष्ट्र का उसको दिया गया। तो महाराष्ट्र में 39% सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश कर्नाटक में 17% होता है। उसके बाद गुजरात है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, ये सब राज्य आते हैं। शुरू का ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन कहाँ, महाराष्ट्र में होता है। भारत पूरे विश्व की बात करें तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड प्याज उत्पादन के मामले में। तो भारत के द्वारा दूसरे नंबर पे विश्व में सबसे ज़्यादा क्या प्याज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात आती है प्याज निर्यात भारत कहाँ कहाँ किन देशों को करता, तो बांग्लादेश, अपने आसपास के नेपाल आए, और उसके बाद श्रीलंका को करता है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उधर मध्य पूर्व में यूएई, इन देशों को क्या प्याज निर्यात करता है। तो प्याज निर्यातक देश हो गए, इसको भी आप जान लिया। अब प्याज में चूँकि हमने कहा कि मूल्य वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा, अस्थिरता बहुत बनी रहती, तो भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन। और ऑपरेशन ग्रीन पर 3 चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। टमाटर, ओनियन का मतलब प्याज, पोटैटो का मतलब आलू। इनके मूल्य को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गट टॉप पहल को शुरू किया गया। बाद में जितनी भी फ्रूट्स हैं, फल हैं, वेजिटेबल, सब्जियां, इनको सबको शामिल कर लिया गया। तो ये टॉप जो स्कीम थी, जो ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत चली थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको टोटल में बदल दिया गया। तो अब जो टॉप के स्थान पे किस में, टोटल में बदल दिया गया। इसके अलावा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ, इनको कहा 10,000, हमने इसकी आपको बता चुके हैं 10,000, यानी ये स्थापित करने की बात हुई थी बजट में। तो उसी के एफपीओ को भी जो प्याज टोटल के अंतर्गत खासकर प्याज जमाखोरी ना हो पाए, तो एफपीओ को भी प्रोत्साहन भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो इस बात को भी आप समझिएगा। तो ये आपका प्याज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला फिर आपका ये है कि कुछ जनजाति हमेशा चर्चा में बनी हुई हैं, इससे हो सकता है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए। पिछले पेपर का आप ट्रेंड देखेंगे तो जनजातियों से 5-6 क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है। एक साल तो 6-7 क्वेश्चन लगातार जनजाति इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, भारत की और भारत के बाहर की भी जनजाति, उससे कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब ये जनजाति चूँकि वल्नरेबल सेक्शन में भी आती हैं, और ये जो जल जंगल ज़मीन से इनका सीधे कनेक्टिविटी होती है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कि इनके जो भाषा, रहन सहन, खान पान, संस्कृत और इनके द्वारा जो प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ अपनाई जाती है, उसको हम जानने व समझने की कोशिश करें। यहाँ भी चर्चा में कुछ जनजाति बनी हुई हैं। चर्चा में इसलिए बनी है, आखिरकार इनको एससी एसटी किस में शामिल किया जाए, राज्य विशेष पे तय होता है इनकी जनसंख्या को देखते हुए। तो कुछ जनजाति जो किसी राज्य में एसटी में है तो दूसरे राज्य में एसटी में है। अभी ये चर्चा में इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये चर्चा पर चर्चा का विषय बन गया। और तो इनमें से एक है गोंड जनजाति और दूसरी है हत्ती जनजाति। हत्ती जनजाति की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में इसको एसटी में शामिल किए जाने की मांग हो रही। तो ये हत्ती जनजाति, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी हत्ती, कौन सी जनजाति? हत्ती एक समुदाय है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी रीजन में, किसमें? ट्रांसगिरी रीजन में। यहाँ दो आपकी नदियाँ, एक गिरी नदी है और दूसरी टोंस है। तो ये गिरी और टोंस के बीच का जो क्षेत्र है, गिरी नदी और टोंस नदी के बीच, वही ट्रांसगिरी रीजन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ
ये जो ट्रांसगिरी रीजन है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आता है। यहाँ पर हत्ती समुदाय को ये मांग की जा रही कि एसटी में शामिल कर लिया जाए। किस में शामिल कर लिया जाए? एसटी में शामिल कर लिया जाए। दूसरी आपकी गोंड जनजाति। वैसे गोंड जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश से अलग हुआ उसका छोटा भाई छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले भूभाग में पाई जाती है। तो गोंड कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले भूभाग में पाई जाती है। अब इन दोनों जनजातियों को हिमाचल प्रदेश में मांग हो रही है कि इनको किस में शामिल कर लिया जाए? एसटी जनजाति में शामिल कर लिया जाए। अब बात इसमें कर लेते हैं कि आखिरकार भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भा से भारत, भा से भील। देखो भाभी से ध्यान रखिएगा। भाभी जी घर पर हैं। ये आपका एक शो भी आता था तो उसको भी आप उसी से ध्यान रखिए। यानी भा से भारत हो गया और अगले भी से भील हो गया। तो भारत में सबसे ज़्यादा जब भी जनजाति आए, जनजाति मतलब भाभी जी घर पर हैं, तो आपका माइंड में क्या आएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी? भील। टोटल अगर 100 जनजाति हैं तो उनमें से 38 जनजाति एसटी के अंतर्गत जो आती भील है। ये भारत की सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। अब इसमें हिमाचल प्रदेश में जो एसटी के अंतर्गत जनजाति हैं उसको हम नज़र डाल लेते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, क्योंकि हत्ती जनजाति अभी चर्चा में है। तो हत्ती से रिलेटेड ये पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जनजातियों को एसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसमें एक है गद्दी, दूसरा है गुज्जर। गद्दी, गुज्जर। गद्दी हिमाचल प्रदेश की है, गुज्जर यहाँ की हिमाचल प्रदेश की एसटी में आती है। तीसरी है, इसके 3 नाम है, जाड, लंबा, खंपा। जाड, लंबा, खंपा। कौन सी? जाड, लंबा, खंपा। अगला है किन्नारा। कौन सा नारा? किन्नारा। तो गद्दी हो गया, गुज्जर हो गया, जाड, लंबा, खंपा, किन्नारा। किन्नारा के बाद भोट या बोध। अगला लाहौला। अगला पांग ग्वाला। अगला कौन? पांग ग्वाला। अगला कौन है? मुआंग ग्वाला। पांग ग्वाला। दूसरा है स्वांगला। पांगोला, स्वांगला। अगला है बेटा या बेडा। अगला है डोम्बा गार, जोबा। तो ये जनजाति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो अन्य जनजातियों को एसटी में शामिल किया गया तो ये भी चर्चा में रहा, इसलिए इनको भी पूछा जा सकता है। एक है कुरुबिकरन और दूसरी है नारी कोरावर कुरुबिकरन। ये तमिलनाडु की है जिसको एसटी में शामिल किया गया। दूसरा बिंझिया, ये छत्तीसगढ़ में है की जनजाति है जिसे किस में शामिल किया गया? एसटी में शामिल किया गया है। बात समझ में आई? तो ये आपका कौन सा था जो जनजाति चर्चा में थी अभी हाल फिलहाल में, जिसको शामिल किया गया उसको भी हमने कवर कर लिया, और हत्ती जो हिमाचल प्रदेश की थी उसको भी कवर कर लिया। अगला है टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो ये टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में किसको शामिल किया गया पूछा जा सकता है। तो नमाम गंगे पहल जो भारत सरकार के द्वारा नमाम गंगे पहल चल रही है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। आखिरकार ये कहाँ? तो ये अभी COP 15 है मॉन्ट्रियल कनाडा में बायोडाइवर्सिटी पर सम्मेलन जो हो रहा, वहाँ पर ये टॉप 10 रेस्टोरेशन में इसको शामिल किया गया नमाम गंगे को। तो ये ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है, इसी के साथ अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता वर्ल्ड रेस्टोरेशन। विश्व पुनरुद्धार दिवस कब मनाया जाता? तो ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2021 से 30 का जो दशक है, रेस्टोरेशन का दशक ये घोषित किया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 2021 से 30 वाला ये पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 का दशक है, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया गया है। और ये यूनेप और फाओ यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में होती है, नैरोबी में इसका हेड क्वार्टर्स है, केन्या नैरोबी में। दूसरा
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, आपको पता 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये फाओ भी हो गया, यूनिफ हो गया। तो इन दोनों के द्वारा मिल करके यानी जो वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे या यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30 घोषित किया गया है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम ये कब शुरू किया गया। तो और दूसरा एक है नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम। बात करें नमामि गंगे प्रोग्राम की, तो नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में एनडीए सरकार जब सत्ता में आती तो उसी के द्वारा गंगा नदी की कायाकल्प, सफाई व उसकी अविरल सतत अनवरत धारा प्रवाहित होती रहे, इसी को सुनिश्चित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम के रूप में, समन्वित संरक्षण कार्यक्रम के रूप में नमामि गंगे प्रोग्राम को शुरू किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि गंगा नदी का प्रदूषण कम किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय महत्व की जो गंगा नदी है इसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और इसका पुनरुद्धार किया जाए, रिजुविनेशन किया जाए। और इसमें जो गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियां हैं उसको भी यूज में लाया जाए। तो इन सबको सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया जाता है। और इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इसी 2019 में नेशनल गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत ही अर्थ गंगा यानी गंगा नदी के अगल बगल आसपास किनारे का प्रयोग हम आर्थिक गतिविधियों के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार गंगा केवल धार्मिक आस्था के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बल्कि ये आर्थिक गतिविधियों में अपना बहुत ज़्यादा योगदान कर सकती है। 2019 में अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट आता है जो सतत विकास मॉडल पर क्या है आधारित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे आधारित है। अब अर्थ गंगा के 6 वर्टिकल्स हैं, 6 इसके पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 6 पॉइंट से हम पैसा कमाएंगे। कौन? तो पहला है कि गंगा नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर के रेंज में क्या किया जाएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होगी, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था। ये आपको पता ही होगा कि जब हम इनपुट जो भी फसल उत्पादन के लिए लगाते हैं उसके लिए हमें खर्चा ना करना पड़े, जीरो इन्वेस्टमेंट में हम अगर फसल प्राकृतिक तरीके से पैदावार करते हैं तो इसी को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना जाता। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग गंगा नदी के दोनों ओर यानी क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इसमें जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। इसमें काऊ डंग यानी गोवर्धन योजना जो चल रही है, गोवर्धन योजना के अंतर्गत काऊ डंग, गाय का गोबर का प्रयोग एज उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें पहला पिलर हो गया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो अर्थ गंगा में है। दूसरे जो भी क्या किया जाएगा, अब दूसरा इसमें ध्यान रखिएगा, मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर। जो भी स्लज है, अपशिष्ट है या अपशिष्ट जल है, इनका पुनः प्रयोग किया जाएगा। कैसे? तो इनका सिंचाई के रूप में, इंडस्ट्री और रेवेन्यू जनरेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अपशिष्ट जल का इस्तेमाल फिर से किया जाएगा। स्लज और जो बाथरूम से निकला जल है गंदा उसका, और साथ में वेस्ट वाटर, चूँकि इसमें अपशिष्ट की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसमें ये फसलों के लिए मददगार होता है। तो इसमें फसलों की सिंचाई, उद्योगों में जो जल, चूँकि वहाँ आप इन जल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में, तो सिंचाई, इंडस्ट्री, रेवेन्यू जनरेशन, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कौन? स्लज एंड वेस्ट वाटर का। तो पहला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दूसरा यानी यह मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा इसका कंपोनेंट आपको ध्यान रखिएगा, लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी। गंगा नदी के अगल बगल दोनों छोरों पर जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका चलती रहे, तो उनकी आजीविका सृजन के अवसर भी होंगे। और इसके लिए क्या, गंगा नदी के किनारे हाट बाज़ार स्थापित किए जाएंगे और
जहाँ पर वो अपने उत्पादों को लोकली स्तर पे उसका क्रय विक्रय कर सकेंगे, खरीद बेच सकेंगे और इससे लोकल स्तर पे क्या होगा, यानी रोजगार सृजन होगा और साथ ही गंगा नदी भी स्वच्छ बनी रहेगी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, लाइवलीहुड आजीविका जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी उत्पन्न की जाएगी। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दूसरा हमने कहा मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर। तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी, इसमें लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी उत्पन्न की जाएगी। और चौथा इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, चौथा पॉइंट है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाएगा। जब तक आप जन समुदाय की सहभागिता किसी भी आप कोई भी अभियान चला लीजिए, जब तक जनता का समर्थन नहीं आपको मिलेगा तब तक उसे आप 100% सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो ये चौथा हो गया। अगला इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सक्रियता, उसके कंट्रीब्यूशन को अच्छे से बूस्ट किया जाएगा। वो सक्रिय होकर प्रोएक्टिव रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें क्या किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो जल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा उसमें भी सुधार होगा। जल गवर्नेंस का मतलब हुआ कि जल सभी लोगों तक पहुँचे और साथ में उसका मिसयूज या अप्रोप्रिएट तरीके से जो अंधाधुंध उसका दोहन होता है, अंधाधुंध दोहन, उसको भी रोका जा चुकेगा। अगला लास्ट पॉइंट है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कल्चरल हेरिटेज व टूरिज्म ऑफ गंगा को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के आसपास टूरिस्ट को प्रमोट किया जाएगा और इससे जो कल्चरल हेरिटेज भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो भी क्या होगी, वैश्विक पटल पे निखर कर आएगी। तो ये 6 पॉइंट हैं जो इसमें क्या किया जाएगा, यानी इस अर्थ गंगा पहल के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा। जो नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 से जो चल रहा उसी के एक कंपोनेंट के रूप में 2019 में इसका विस्तार किया गया, अर्थ गंगा का कंसेप्ट आया। तो अर्थ गंगा के 6 पॉइंट बिल्कुल आपके टिप पे होने चाहिए। पहला, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये हमने आपको बताया था। दूसरा हमने कहा था कौन सा, तो प्रमोशन ऑफ वेस्ट वाटर और स्लज का कैसे इसमें किया जाए, मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, ये दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था। तीसरे पॉइंट में हमने कहा था कि लाइवलीहुड आजीविका जनरेशन अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी। चौथा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। पांचवा, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया जाएगा। और छठा, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो 6 पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। कल्चरल हेरिटेज और भारत की जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका था। अब नमामि गंगे, जो ये तो हो गया अर्थ गंगा के 6 पिलर, अर्थ गंगा के 6 वर्टिकल्स हो गए जिसपे 6 पॉइंटों पे ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार जो गंगा नदी के स्तंभ भी पूछे जा सकते हैं कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार चला रही है, इसके कौन से स्तंभ हैं, पिलर हैं, क्या क्या इसमें किया जाता नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत। तो याद रखिए यहाँ पर नमामि गंगे सबसे पहला ये था कि गंगा नदी का कायाकल्प किया जाए, क्योंकि वो लगातार उसमें उद्योगों का कचरा, मल मूत्र ये सब सीधे गंगा नदी में विसर्जित हो रहा था, जिससे गंगा एक पवित्र नदी लगातार प्रदूषित हो जा रही थी। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी था कि जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किए जाएं। तो इसमें पहला आपका पिलर जब भी आए तो ऐसे माइंड में सोचिए क्या हो सकता है। अगर आप होते सचिव या मंत्री तो क्या पॉइंट इसमें ध्यान में रखते, पिलर क्या रखते, ये सोचने की क्षमता आप डेवलप करिए, ताकि वहाँ पर भूल भी गए तो बहुत सारे पॉइंट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, रीड नहीं किए थे लेकिन कॉमन सेंस ऐसा कहता कि हम अगर मंत्री होते, हम सचिव होते, इन प्रायोरिटी में रखते, वो सोच के लिखोगे तो 6-7 पॉइंट लिखोगे, 4-5 पॉइंट कॉमन मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरत है उस दिशा में आप सोचिए और नंबर फिर आपका वहाँ अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि आपको नहीं आ रहा तो औरों को भी क्वेश्चन वो नहीं आता, लेकिन जो सोच के एनालिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन को लिख देता है वही ज़्यादा नंबर पाता है, समझे। तो इसमें आपका क्या हो गया, पहला इसमें हमने कहा सीवेज, इनका ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो ये ऐसे खुला छुट्टा पानी ना पहुँचे
गंगा नदी में इसके लिए बाकायदा उसका ट्रीटमेंट होके जाए, तो इसके लिए जो अपशिष्ट जल है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। तो इसमें पहला इसमें पिलर के रूप में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा रिवर फ्रंट, आप नाम सुने होंगे गोमती फ्रंट का, यानी जो नदी किनारे कटाव बहुत ज़्यादा होता है तो फ्रंट बना दिए जाएं, गोमती फ्रंट है डेवलपमेंट। वैसे रिवर फ्रंट, तो यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इसमें अगला होगा। दूसरा सरफेस, रिवर की जो सरफेस है, सतह है, उसकी सफाई क्लीनिंग होती रहे, तो उसकी सफाई वाला रिवर सरफेस क्लीनिंग इसमें हो गया। तो ये तो हो गए गंगा के पुनरुद्धार करने के लिए या किसी भी नदी के पुनरुद्धार करने के लिए ज़रूरी है। कोई भी नदी आ जाए उसके लिए क्या समस्या है, तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो। तो पहला हमने क्या बताया कि रिवर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज, नदी में सीवेज की जो समस्या है, अपशिष्ट जल सीधे वहीं गिरता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। तीसरा रिवर सरफेस क्लीनिंग। तो 3 ये हो गए। अगला अब कुछ चीज़ें हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, कॉमन पॉइंट है, इसको आप कहीं भी डाल सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, तो 3 पॉइंट तो स्पेसिफिक हो गए। और उसके बाद चौथा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को सुनिश्चित किया जाए। अगला एफॉरेस्टेशन, नदियों के किनारे रिवर्स के साइड में क्या वनारोपण किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, तो बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस। जब तक लोग जागेंगे नहीं तब तक ये क्या है, सरकार कितना कोशिश कर ले, नदियों का कायाकल्प नहीं हो सकता। नदियों का कायाकल्प के लिए ज़रूरी है कि आम जनता भी सचेते मतलब जागरूक हो, सचेत किया जाए, तो उनको पब्लिक अवेयरनेस किया जाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्री का प्रदूषक या गंदा जल अपशिष्ट ये सीधे नदियों में घपाघप गिरता है, तो उसको घपाघप गिरने से रोका जाए, उस पर भी कंट्रोल लगाया जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग की जाए और मॉनिटरिंग अच्छे लेवल पे की जाए। तो रिवर एफ्लुएंट मॉनिटरिंग हो, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो रिवर में गिरता है तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग हो, और सबसे लास्ट में गंगा ग्राम का मतलब गंगा नदी के किनारे जो गांव स्थित है उनको भी सतत धारणी और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो उनकी जीविका भी चलती रहे और साथ में गंगा नदी का भी कायाकल्प होता रहे। तो ये इसके कंपोनेंट हैं। जब भी कंपोनेंट आए तो अब आपके माइंड में बिल्कुल पिलर्स आ जाएं, तो पिलर्स हमने आपको बता ही दिया। सबसे पहले सोचना शुरू करिए, 3 बेसिक पॉइंट आपको। रिवर है तो उसका क्या होना चाहिए, तो आपको पहला अब याद आ चुका होगा, सीवेज की समस्या होती है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हमने कहा रिवर है तो उसकी समस्या रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किए जाए, रिवर सरफेस क्लीनिंग किया जाए, 3 ये हो गए। फिर आपका बायोडाइवर्सिटी चौथा हो गया, 5वां एफॉरेस्टेशन हो गया, 6वां पब्लिक अवेयरनेस हो गया, 7वां इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग हो गया, 8वां गंगा ग्राम। ये 8 प्रमुख रूप से इसके पिलर्स हैं। इसको छापिए, नंबर फुल उठाइए। अगला अब ये बात आती है कि आखिरकार नमामि गंगे प्रोग्राम में चल रहा है गंगा नदी के कायाकल्प पुनरुद्धार के लिए, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिसे शॉर्टकट में NGC के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, NGC आप कहेंगे एक इसका फुल फॉर्म क्या, नेशनल गंगा काउंसिल। कौन सी है, नेशनल गंगा काउंसिल। अब इसलिए इम्पॉर्टेंट कि उसकी ये इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेशनल गंगा काउंसिल 2016 में स्थापित की गई। इसके पहले क्या थी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के स्थान पर नेशनल गंगा काउंसिल, अथॉरिटी के स्थान पे क्या, काउंसिल को लाया गया। पहले भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते थे, तो 2016 में परिवर्तन किया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेशनल गंगा काउंसिल कब आती है, तो नेशनल रिवर बेसिन अथॉरिटी के स्थान पर नेशनल रिवर बेसिन अथॉरिटी के स्थान 2016 में नेशनल गंगा काउंसिल को लाया जाता है। और गंगा नदी को नेशनल रिवर कब, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 2008 में जो गंगा नदी है इसे नेशनल रिवर, भारत की नेशनल रिवर का दर्जा इसे दिया जाता है। अभी चर्चा में नेशनल
मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन भी किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए, आपको लगेगा दिल्ली नहीं कहीं कोई गंगा के किनारे का शहर होगा, गलत कर दोगे। तो ये गंगा उत्सव पूछा जाए कहाँ भी मनाया गया, तो नई दिल्ली में, राजधानी में मनाया गया है। क्लियर। अब अगला इसमें देखते हैं, अगला फिर ये इम्पॉर्टेंट है, व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग, यानी व्हाइट सफ़ेद, चीक्ड गर्दन वाला, दूसरी गाल वाला, डांसिंग फ्रॉग नृत्य करने वाला मेढक। पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नाचता भी है, डांस भी करता है, और नाम क्या है मेढक का? व्हाइट चीक्ड डांसिंग, यहाँ सी छूट गया, सी आप लिख लीजिएगा, डांसिंग फ्रॉग। अब इसका IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी का है, इंपॉर्टेंट हो गया। संकटापन्न स्थिति में है। व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग क्या है? संकटापन्न है, और एक केवल जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, उसका कर्नाटक वाला क्षेत्र वहीं पर पाया जाता है, यानी इंडेमिक है, स्थानिक है। स्थानिक का मतलब हुआ कि अन्य जगह ये नहीं पाया जाएगा। तो ये पश्चिमी घाट के कर्नाटक वाले क्षेत्र का इंडेमिक है, स्थानिक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसको आखिरकार खतरा किससे है? तो अरेका नट से है। कॉफ़ी प्लांटेशन कर्नाटक में बहुत ज़्यादा होता है, अरेका नट है। पॉल्यूशन, फिर आपका आक्रामक जो इन्वेसिव स्पीसीज आ जाती हैं, उससे इसको खतरा है, तो ये चर्चा में था। तो इसको व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग को ध्यान रखिएगा। किस में आता है? ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। पश्चिमी घाट का कर्नाटक वाले क्षेत्र का इंडेमिक है, और अरेका नट, कॉफ़ी प्लांटेशन, पॉल्यूशन, इन बेसिव स्पीसीज से इसको खतरा है। अगला अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, ये शार्क है, और यह इंडेमिक कहाँ का है? अंडमान निकोबार, केवल और केवल अंडमान निकोबार में पाया जाता है, इसलिए नाम इसका है अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क। ठीक, ये एक प्रकार की मछली है, और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल रखा गया है। तो हमने अभी मेढक का क्या कहा? इंडेंजर्ड है, लेकिन जो ये अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क है, या वल्नरेबल है, यानी कम खतरा। वल्नरेबल ही कैटेगरी में एक और है, येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट, इसको भी ध्यान रखिएगा। येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट ये वल्नरेबल है। ये लिली जो होती है कुमुदनी, उसी परिवार का है, और ये हिमालयन क्षेत्र में मोस्टली पाया जाता है। हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने का मतलब हुआ भूटान में, म्यांमार में, नेपाल में, पाकिस्तान में, चाइना, भारत इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। इट इज़ हार्वेस्टेड एंड ट्रेडेड इन डिसग्यूज्ड विद द न्यू ट्रेड नेम। इसको चूँकि वल्नरेबल है, तो बहुत ज़्यादा इसको सुरक्षा दिए जाने की बात है, इसीलिए इसका कूट नेम से, इसका किस नाम से? जंगली लहसुन के नाम से इसका व्यापार किया जाता है, जंगली लहसुन के नाम से। अगला ध्यान दीजिएगा, ये फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022, इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। हालांकि इन्होंने मेडल तो नहीं जीता, लेकिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड बना दिया है। चाहत अरोड़ा 100 मीटर की ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें शीर्ष स्थान किसको दिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें लिथुआनिया की रूटा माइलुटिटे, इनको पहला स्थान मिला है। लिथुआनिया की रूटा माइलुटिटे शीर्ष स्थान। सेकंड स्थान पे किसको रखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका की लारा वान नीकेर्क को दूसरा स्थान दिया गया। USA की लिली किंग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कुल मिला के टॉप 3 में ये नहीं है। कौन? चाहत अरोड़ा, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला एयरबीएनबी, ये आपका पूछा जा सकता है। समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी के द्वारा गोवा पर्यटन विभाग के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया, और इसमें डिस्कवर गोवा के अंतर्गत गोवा में पर्यटन, टूरिस्ट कैसे प्रमोट होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगला सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, ये 2022 की कई नंबर की है? तो ये 16 नंबर की है, और ये कहाँ हुआ? तो नेपाल के कौन सा आर्मी बैटल स्कूल है, कहाँ किस स्थान पे? तो ये सलझंडी, कौन झंडी? सलझंडी। तो इस बार नेपाल में हो रहा है सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों सेनाओं के बीच होती है। तो नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में ये शुरू हुआ है।
अगला रक्षा मंत्रालय। तो इस समय हमने पीछे भी वीडियो में बताया था कि इस समय जो मंत्रालयों के द्वारा, चूँकि ये साल बीत रहा, तो उनका रिव्यू पूरे मंत्रालय अभी तक किस मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया, क्या उनकी स्कीम्स रही हैं, कितनी सक्सेस रही हैं और क्या क्या अचीवमेंट रहे, इस पर रिव्यू आ रहा है। तो कई मंत्रालयों को हमने कवर भी कर लिया, जो जैसे आता जाता उसको कवर करते जा रहे हैं। तो इसमें जो अभी ये है कौन सा, रक्षा मंत्रालय, इसमें कुछ कुछ हमारे काम का है। जैसे अग्निवीर आप देखोगे मेंस में भी क्वेश्चन आया था। अग्निवीर, आखिरकार अग्निवीर को जो पहले मिलिट्री में जो सैनिकों की भर्ती होती थी उसी के स्थान पे ये लाया गया। और ये अग्निवीर को इसलिए लाया गया कि टेक्नोलॉजी के जानकार भी पर्सनल होने चाहिए। तो ये मोर टेक सेवी मिलिट्री पैदा करने के लिए आई। जब भी आप मेंस में लिखिए तो ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करिए, मोर टेक सेवी मिलिट्री, यानी टेक्नोलॉजी का यूज अगर जानने वाले सैनिक आएंगे तो वो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी उससे लैस हो सकेंगे और उनका इष्टतम दोहन क्या यूज कर पाएंगे। और इसमें 4 साल के लिए सर्विस ली जाएगी अग्निवीरों के द्वारा, और इसमें जो पैट्रियाटिक यूथ को पैदा किया जाएगा। और इससे अग्निपथ जो स्कीम है यह रक्षा क्षेत्र में एक रूपांतरकारी या रूपांतरण सुधार के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब इसका देखने लायक बात होगी कि कितना सुधार हो पाता है। बाकी चीज़ें आप समझिएगा कि 17.5 साल से लेकर कितना साल तक इसकी एज है, तो आप इसको देख लीजिएगा कितने साल तक है। अगला है INS विक्रांत। कौन सी है? INS विक्रांत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। INS विक्रांत ये चर्चा में तब आया जब ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना। पूछा जाए भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो आप कहेंगे INS विक्रांत। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आगे पूछा जाएगा। भारत का पहला इंडिजिनस विक्रांत, INS विक्रांत, भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। आपको लग रहा होगा 2-3 बार हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं जोड़ दे के कि इसको याद कर लो, माइंड में आपका छप जाए, बात को रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसे गोवा जो इसे किसने, तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा INS विक्रांत डेवलप किया गया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसके अंतर्गत इसे डेवलप किया गया। दूसरा है लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। नाम जैसा काम इसका, प्रचंड। तो लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया और इसे जोधपुर में अक्टूबर 2022 में इसका ट्रायल किया गया। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये पहला फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसमें एक साथ कई यानी रोल के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर यहाँ तक? अगला ध्यान दीजिएगा कि अगला है यानी सूरत। ये सूरत क्या है? सीरत इसको मत रीड करिएगा, ये सूरत है, सूरत। ये 4th स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है। चौथा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि रेडार वडार काम नहीं करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में रेडार काम नहीं करता, तो ये 4th स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा P-15B क्लास का, तो ये P-15B क्लास के अंतर्गत डेवलप किया गया और इसी के अंतर्गत एक P-17A चल रहा है, 2 हैं, एक P-15B और P-17A। P-17A के अंतर्गत जो दूसरा यानी स्टेल्थ फ्रीगेट क्लास का निर्माण किया गया 17 मई 2022 को, उसका नाम उदयगिरी है। क्या नाम है भाई? उदयगिरी। और P-17A के अंतर्गत जो पहला पूछा जाए तो पहला है दूनागिरी, उदयगिरी दूनागिरी, पहला 15 जुलाई। अगला ये कौन हो गया? दूनागिरी, उदयगिरी दूनागिरी। तो इसमें 17 मई को उदयगिरी सेकंड था और पहला कौन था? तो ये आपका कौन हो जाएगा? दूनागिरी। तो ये 2 आपके ध्यान दीजिएगा, ये फ्रीगेट हैं, 2 उदयगिरी और साथ में दूनागिरी, ये दोनों फ्रीगेट हैं। इस बात का ध्यान रखिए। जो दूनागिरी है कोलकाता में इसे स्थापित किया गया है और जो उदयगिरी है इसे मुंबई से लॉन्च किया गया।
मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई से इसे लॉन्च किया गया, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपकी कौन हो गए। तो अगला ध्यान दीजिएगा, तो कौन स्टेल्थ गार्डेड डिस्ट्रॉयर पूछे तो सूरत डिस्ट्रॉयर है और फ्रिगेट उदयगिरी है। उदयगिरी दूनागिरी दोनों फ्रिगेट हैं, और सूरत पूछा जाए तो ये एक प्रकार का ये क्या है, डिस्ट्रॉयर विध्वंसक है, और विध्वंसक है तो ये आपका कौन हो जाएगा, P-15B क्लास के अंतर्गत है। उदयगिरी दूनागिरी 17A क्लास के अंतर्गत निर्मित किए गए, P-17A क्लास के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। तीसरा अगर पूछा जाए कौन, ये 11 सितंबर 2022 को इसको भी तैनाती की गई और उसका नाम है तारागिरी। 11 सितंबर 2022 को इसे मुंबई से लॉन्च किया गया, और इसे गोवा, मुंबई का मतलब हुआ कि ये भारत का ये वाला क्षेत्र है, तो ये गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसे डिजाइन डेवलप्ड किया गया, और मुंबई से इसे ये गोवा यहाँ मुंबई यहाँ लॉन्च कर दिया गया। तो ये तारागिरी ये तीसरा P-17 के अंतर्गत था। तो P-17 के अंतर्गत कौन कौन आपके हो गए, एक तो हो गया आपका कौन सा, उदयगिरी हो गया, दूसरा कौन हो गया, दूनागिरी हो गया, उदयगिरी दूनागिरी तारागिरी, 3 गिरी ये ध्यान रखिएगा, जिनमें से तारागिरी मुंबई से लॉन्च किया गया और दूनागिरी कोलकाता से, उदयगिरी कहाँ से, मुंबई से। तो ये उदयगिरी और तारागिरी मुंबई से लॉन्च किए गए, और साथ में ये तीसरा वाला कौन आपको हमने बताया, दूनागिरी कोलकाता, और तीनों क्या हैं, फ्रिगेट हैं। और ये P-17A के अंतर्गत उदयगिरी दूनागिरी तारागिरी तीनों डेवलप किए गए हैं। इसके बाद हमने ये आपको ये बता ही दिया, सूरत क्या है, चौथा स्टेल्थ गार्डेड डिस्ट्रॉयर है। तो ये P-17, एक तो P-17A है वो अलग है, उसमें 3 हैं, कौन कौन है, उदयगिरी दूनागिरी तारागिरी, 3 एक साथ याद रखो, तीनों क्या है, फ्रिगेट हैं। लेकिन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की बात आती है तो ये प्रोजेक्ट कौन है, P-15B, और P-15B क्लास के अंतर्गत किसको डेवलप किया गया, सूरत को। किसको, सूरत को। ये चौथा है इस प्रकार का। इसके पहले 3 आप कमेंट बॉक्स में इसको सर्च करिएगा, 3 कौन से हैं जो डेवलप किए गए। इसके अलावा ड्राइविंग सपोर्ट वेजल्स भी 2 ये पूछा जा सकता है, डाइविंग और डाइविंग सपोर्ट बेजल्स यानी निर्मित किए गए। एक का नाम है निस्तार और दूसरे का निपुण। निस्तार निपुण पूछेगा क्या है, तो ये डाइविंग सपोर्ट बेजल्स हैं। क्या है, डाइविंग सपोर्ट बेजल्स है। डाइविंग मतलब अगर डूब रहे हो तो आपको बचा लेते हैं ये जहाज़, और कई चीज़ों को डूबने से बचाते हैं। डाइविंग सपोर्ट बेजल्स इनका नाम दिया गया, कौन, निस्तार और निपुण, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। अब यहाँ तक आपका हो ही चुका है, अब आगे समझिएगा। ये अगला एक ये पूछा जा सकता, सक्षम क्या है, ये पूछा जा सकता, सक्षम क्या है। तो ये सक्षम एक प्रकार का ऑफशोर पेट्रोल बेजल है। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए, जिसे फरवरी 2022 में इंडक्ट किया जा चुका, शामिल किया जा चुका है। तो ICG ऑफशोर पेट्रोल बेजल से सक्षम, इसको भी आप एक तनिक ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके रक्षा मंत्रालय के, जो अभी तक कुछ रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रयास या अचीवमेंट रहे, वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगला AI इन डिफेंस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रक्षा क्षेत्र में। इस बार का पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था। यानी जो यहाँ आपको हम जो डिस्कशन करते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, यकीन मानिए प्री में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा सारा। मेंस में आपको देखिएगा सीधे हेडिंग टू हेडिंग क्वेश्चन बहुत सारा उठ के आने वाला है। इस बार क्वेश्चन आया था रक्षा क्षेत्र में AI का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, उस पर हम चर्चा अभी करने वाले हैं। तो AI का मतलब पहले जान लीजिए, जब मशीनरी मानव मस्तिष्क के भांति सोचना, विचारना, तर्क करना और अंगगणती कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। जैसे मानव मस्तिष्क तर्क कर सकता, सोच विचार सकता, बुद्धिमत्ता उसके पास होती है। यही बुद्धिमत्ता जब मशीनरी के पास आ जाती है तो उसी को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। अब डिफेंस में इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो ये अभी ये चर्चा में रहा, यूज हो रहा है। रक्षा मंत्री के द्वारा एक सिंपोजियम का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, तो ये AI इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन नई दिल्ली से पहली बार हुआ है। किस प्रकार का,
जो सिंपोजियम हुआ, प्रदर्शनी और सिंपोजियम का आयोजन नई दिल्ली से रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा किया गया। वहीं पर ये कहा गया कि 75 न्यूली डेवलप्ड एआई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, यानी भारत के द्वारा 75 ऐसे नए विकसित एआई प्रोडक्ट्स व टेक्नोलॉजी हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाए जाएंगे। अब इनमें कौन कौन से हैं इसकी हम बात कर लेते हैं, कौन से भाई हैं जिनका इतना इम्पोर्टेंस है। तो इसमें ऑटोनामस या अनमाइंड का मतलब आदमी नहीं, बिना मानव रहित, तो ये ऑटोनामस या अनमाइंड रोबोटिक्स सिस्टम में एआई का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन बेस्ड ऑटोमेशन, जो ब्लॉकचेन आधारित ऑटोमेशन होता है उसमें, तो ऑटोमेशन या अनमाइंड या रोबोटिक्स सिस्टम। दूसरा ब्लॉकचेन ऑटोनामस, ब्लॉकचेन बेस्ड ऑटोनामस। तीसरा है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस में। एआई का प्रयोग बहुत ज़्यादा कमांड में हो रहा है, कमांड देने में, कंट्रोल में है, कमांड में, कंट्रोल में, कम्युनिकेशन में। तो कमांड हो गया, कंट्रोल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, इन सब में वो हो रहा। सर्विलांस, निगरानी और तो ही इसी को आप लुके छिपे निगरानी जो की जाती उसी को रिकॉनेसेंस के नाम से जाना जाता है। रिकॉनेसेंस के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस के रूप में इसका किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के रूप में एआई का उपयोग हो रहा रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा वाला ही चल रहा है। ह्यूमन बिहेवियर एनालिटिक्स, हम एआई का प्रयोग करके कैलकुलेट करके मानव की एटीट्यूड व उसके माइंडसेट को समझ सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर एनालिटिक्स के रूप में, मानव व्यवहार विश्लेषक के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स के रूप में इसका उपयोग हो रहा। अगला लेथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम के रूप में, भारी विनाश वाले जो हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उपयोग हो रहा। ऑपरेशनल डेटा एनालिटिक्स में इसका हो रहा। मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा। अगला सिमुलेटर्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट में। अगला स्पीच बदलना हो किसी का, वहाँ पूरा स्पीच ही बदल, आवाज़ स्पीच, ये तो स्पीच वॉइस एनालिटिक्स यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये आपका इसमें हो गया। अब ये चर्चा में एक और ध्यान दीजिएगा, INS मुर्मुगाओ, ये काफ़ी चर्चा में है। ये प्रोजेक्ट जो 15-20 चल रहा है उसी के अंतर्गत दूसरा INS मुर्मुगाओ को डेवलप किया गया, जिसे 18 दिसंबर 2022 को मुंबई से लॉन्च किया गया है। अगला है सर्वे बेजल, ये पूछा जा सकता है। सर्वे बेजल ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट है, एक निर्देशक और दूसरा वाकसीर को प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये डेवलप किया गया है। बाकी ये चीज़ें बताई चुकी है। और निस्तार और निपुण ये डाइविंग सपोर्ट वेजल्स हैं। अगला फिर ये चर्चा में बना हुआ था। क्या ये चर्चा में बना हुआ है? तो ये पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज छठा, ईस्टर्न ब्रिज छठा जो है ये किसके, इंडियन एयरफोर्स और साथ में ओमान की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके बीच फरवरी 2022 में जोधपुर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला एक्सरसाइज उदार शक्ति, तो एक्सरसाइज उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI 2C-17 एयरक्राफ्ट ये भाग लेते हैं। और पहली बार होता है कि ये एक्सरसाइज भारत मलेशिया के साथ उदार शक्ति इस टाइप की एक्सरसाइज करता है। इसी प्रकार एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी ऑस्ट्रेलिया में हुई, भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है। अगला गुड गवर्नेंस वीक ये कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये दूसरी बार है कि ये मनाया जा रहा है। इसके पहले पिछले साल भी मनाया गया था, तो 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस वीक सप्ताह के रूप में, तो ये 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 के बीच मनाया जा रहा। और ये डर PG के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रीवेंस के द्वारा ये मनाया जाता है। तो डर PG शॉर्टकट में याद रखिएगा, किसके द्वारा, डर PG के द्वारा मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला फिर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 48th GST काउंसिल की बैठक कहाँ हुई, तो ये चंडीगढ़ में हुई। और कुछ इसमें डीक्रिमिनलाइज अब सेक्शन किए गए GST के जो एक्ट 2017 का था,
तो इसमें यहाँ पर इसी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। तो इसी में कुछ डिसीजन लिए गए, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 48th जीएसटी काउंसिल है, कहाँ, चंडीगढ़ में ये आपकी होती है। तो इसमें रिकमेंडेशन जो सेक्शन जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी 2017 का जो कानून है उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 132। इसमें कुछ अपराध, कुछ निश्चित कतिपय टाइप के अपराधों को क्या किया गया है, डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई। किस प्रकार के, तो इसमें कहा गया कि रेजिंग द मिनिमम टैक्स अमाउंट फॉर कमेंसिंग ए जीएसटी प्रोसिक्यूशन फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़। अब क्या कर दिया गया, पहले 1 करोड़ था, उसको इंक्रीज करके मिनिमम टैक्स अमाउंट फॉर कमेंसिंग ए जीएसटी प्रोसिक्यूशन, यानी प्रोसिक्यूशन, जीएसटी प्रोसिक्यूशन को आरंभ करने के लिए पहले 1 करोड़ था, उसको इंक्रीज करके अब कितना, 2 करोड़ कर दिया गया है। यानी पहले जीएसटी के अंतर्गत अगर 1 करोड़ आप पैसा जमा नहीं करते थे, टैक्स का जो होता था केंद्र के अंतर्गत, तो आपके ऊपर सीधे प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता था। अब क्या होगा, 2 करोड़ आप मारिए, फिर आपके 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो प्रोसिक्यूशन शुरू होगा। बस अब आपकी ये समझ में आ चुकी होगी न्यूनतम जो टैक्स अमाउंट अब कितना किया गया है। पहले 1 करोड़ पे आप जेल खाने में पहुंच सकते थे, लेकिन अब कितना, प्रोसिक्यूशन अब शुरू होगा 2 करोड़ पर, यानी 1 करोड़ और ज़्यादा कर दिया गया। आराम से मौज मस्ती करिए। बात क्लियर हुई। तो ये किए जो मिनिमम टैक्स अमाउंट है प्रोसिक्यूशन के लिए, पहले 1 करोड़ था, अब 2 करोड़ कर दिया गया अगर आप घपलाबाजी करते हो। दूसरा, रिड्यूसिंग द कंपाउंडिंग अमाउंट फ्रॉम, पहले आपके कंपाउंडिंग का मतलब हुआ जुर्माने के रूप में जो आपका अमाउंट कटता था, पहले 50 से 150% होता था, 50 से 150%। अब 50 ये भी इसको कम कर दिया गया, 25 से 100% कर दिया गया, 25 से 100। तो पहले आपका जो ये कंपाउंडिंग अमाउंट होता था 50 से 150, 50 से 150 होता था, अब क्या कर दिया गया, 25 से 100% किया गया। तो इसमें भी यानी परिवर्तन किया गया है। अगला, डीक्रिमिनलाइजिंग, सेक्शन 132 आपको बताई चुकी है, इसका डीक्रिमिनलाइजिंग किया गया जो सेंट्रल जीएसटी 2017 का है। प्रिवेंटिंग एन ऑफिसर फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी डेलिबरेट टेम्परिंग विद मटेरियल एविडेंस एंड फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो प्रिवेंटिंग जो ऑफिसर होता था अपने ड्यूटी कर रहा है, उसके द्वारा अगर सप्लाई इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन देने में या साक्ष्य देने में वो सक्षम नहीं होता है, तो उसको भी क्या किया गया है, बचाव करता है। सेक्शन 132 अब सीधे उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये परिवर्तन किए गए जो आपको ध्यान रखना चाहिए। किसके अंतर्गत परिवर्तन किए गए, सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत। अगला, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये फिर पूछा जा सकता, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। तो ये नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी ये कब लॉन्च किया गया, 2021 में, नया है इसलिए। तो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी 2021 में 8000 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी आई तो इसके संबंध में 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। एक, इसमें पूछा जा सकता है सुपर, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो क्वांटम फिजिक्स पे काम करता है उसे क्वांटम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ऐसे टेक्नोलॉजी जो क्वांटम फिजिक्स पे काम करता है। फिर आप कहेंगे क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो जो क्यूबिट्स पे काम करता है, जो बेसिक यूनिट होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी के, क्यूबिट्स यानी 0 1 की भाषा जो समझता है कंप्यूटर, वही। तो इसमें ऑन है तो 1, नहीं है तो 0, ऑफ है तो ये वाला, यानी इसी को कहा जाता है। अब इसी को कहा जाता है, तो इसमें 2 टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन प्रीलिम से पूछा जा सकता। एक सुपर पोजिशन और दूसरा इंटेंगलमेंट। सुपर पोजिशन क्या है, तो डिस्क्राइब ए पार्टिकल्स एबिलिटी टू एग्जिस्ट अक्रॉस मेनी पॉसिबल स्टेट्स, यानी कई एक साथ कई दशाओं में कोई भी पार्टिकल क्या उपलब्ध रह सकता है, उसकी योग्यता होती एट द सेम टाइम, एक ही समय में, मतलब एक पार्टिकल आपका एक ही समय में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ मल्टीपल स्टेजेज में जो रह सकता है सेम दिशा में, तो इसी को क्या कहा जाता है, सुपर पोजिशन कहा जाता है। बात समझ में आई। यानी सुपर पोजिशन क्या है, डिस्क्राइब ए पार्टिकल एबिलिटी टू एग्जिस्ट अक्रॉस मेनी पॉसिबल स्टेट्स एट सेम टाइम, सो द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए सुपर पोजिशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। जितनी, यानी एक ही समय में, समय वही है, उसकी विभिन्न दशाएं हो सकती हैं। कहते नहीं कि आप रंग बदलते हो क्रिकेट की तरह,
तो विभिन्न जो पार्टिकल एक साथ एक ही समय में कई तरह के कलर बदल ले, कई विभिन्न दशाओं में उसकी एबिलिटी ऐसी हो जाए कि रह सके, तो उसी को सुपरपोजिशन कहा जाता है। दूसरा इंटेंगलमेंट क्या होता है? क्वांटम इंटेंगलमेंट रेफर टू ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति होती है इन विच टू आर मोर पार्टिकल्स आर लिंक्ड इन सच ए वे, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल इस प्रकार एक दूसरे से लिंक्ड होते जुड़े होते हैं दैट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली इवन इफ सेपरेटेड बाई ए लार्ज डिस्टेंस। यानी दो पार्टिकल हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, दो पार्टिकल इस प्रकार से जुड़े हैं कि अगर इन दोनों को अलग कर दिया गया तो दोनों सेपरेट रूम में, पृथक रूम में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? इंटेंगलमेंट कहलाती है। शायद ये आपकी बेसिक आपकी क्या हो, अगर दोनों को एक लंबी लार्ज डिस्टेंस से अलग किया जाए तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इनका कोई इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं होगा, तो इसी को क्या कहा जाता है? इंटेंगलमेंट कहा जाता। तो सुपरपोजिशन भी समझ चुके हो, दूसरा इंटेंगलमेंट आप समझ चुके हो, तो दोनों बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब बात आती है कि क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से जो नेविगेशन है, नौ परिवहन है, टाइमिंग बिल्कुल सटीक समय इससे बताया जा सकता है, उसके कम्युनिकेशन संचार है सुरक्षित सेफ ये किया जा सकता। तो क्वांटम कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का। दूसरा क्वांटम सुपरमेसी, क्वांटम सुपरमेसी को भी स्थापित किया जा सकता है, क्वांटम सुपरमेसी को, क्योंकि ये अन्य जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो इसकी तुलना में बहुत स्लो होते हैं, इससे कंपटीशन नहीं कर सकते। तो डिजिटल जो क्वांटम कंप्यूटर हैं ये इसीलिए सुपरमेसी कहा गया, एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में रिलायबल, सेफ, सिक्योर, ये सब क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर होते हैं। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, क्वांटम सेंसिंग में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल फिनोमेना जैसे कोविड-19 के अंतर्गत बहुत सारे जो वायरस के म्यूटेंट विकसित हो रहे थे, उनको समझने में भी इसका प्रयोग क्वांटम टेक्नोलॉजी का किया जाता है। क्लियर? तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी भी हमने आपको डिस्कस कर दिया, जो आपके पूछा जा सकता है। ठीक, अगला है मीथेन, जिसे CH4 कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत मीथेन को शामिल किया जाता है, CH4। अब ये CH4 को कम करने के लिए, इसका रिडक्शन करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, यानी दो प्रकार की हैं। एक को किस नाम से जाना जाता? एक को कहा जाता है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज, और एक है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। दोनों में अंतर है, दोनों को आप एग्जाम में बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रतिज्ञा हम पहले नहीं लेते थे, प्रतिज्ञा अभी जल्दी लेना शुरू किए हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। और प्रतिज्ञा लेने में बहुत डर लगता है, बहुत सोच के। तो सबसे लेटेस्ट कौन होगा प्रतिज्ञा वाला? तो ये कौन होगा? ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, PLEDGE है। तो ये ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये 2021 में ये प्रतिज्ञा ली गई, और क्या ली गई? 100 से अधिक देशों के द्वारा ये ली गई है प्रतिज्ञा, और ये 100 से अधिक देशों, ऐसे देश 100 से अधिक देश जो स्वैच्छिक रूप से सहमत हुए कि वैश्विक स्तर पर जो मीथेन है इसका उत्सर्जन कम किया जाए। और कितना ये उत्सर्जन कम होगा? तो 2020 का लेवल, 2020 के लेवल तक, जो ये 21वीं सदी चल रही है, जब समाप्त हो तो 30% हम मीथेन का उत्सर्जन कम कर दें। ये है मीथेन प्लेज। तो ये मीथेन प्लेज अलग है और ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव अलग है। तो 2021 में 100 से अधिक देशों के द्वारा स्वैच्छिक रूप से यह प्रतिज्ञा की गई कि जब हम इस सदी 21वीं सदी की समापन की ओर चलें तो 2020 की तुलना में कितने 30% हम कम से कम मीथेन का उत्सर्जन कम कर दें। यही कहलाता है ग्लोबल मीथेन प्लेज। समझ में आ चुका होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरा है कौन सा? ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव जो पहल है, इसे इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिनमें उद्देश्य क्या था कि जो मीथेन का हम प्रयोग करते हैं
और उसकी मीथेन के प्रयोग को हम कैसे कम करें, और इसे हम मीथेन का प्रयोग को हम वैल्यूएबल एनर्जी के रूप में, ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि मीथेन का प्रयोग हम वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए 2004 में 14 देशों के द्वारा शुरू किया गया ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। 2015 में इसमें और देश शामिल होते, टोटल इसमें 41 वर्तमान में हैं। वर्तमान में 41 देश हैं, जिसमें इंडिया और यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन आयोग जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल मीथेन प्लेज प्रतिज्ञा वाला, उसमें इंडिया नहीं शामिल है, इस वाले में भारत नहीं शामिल है। तो 2004 वाला जो शुरू किया गया वो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है, और जो 2021 में आया है ये ग्लोबल इनिशिएटिव और ग्लोबल मीथेन प्लेज है, प्रतिज्ञा, दोनों में अंतर है। अगला फिर इसमें सुसाइड, काफ़ी चर्चा ये बना हुआ, अभी कोटा का एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, हमेशा ये चर्चा पर चर्चा का विषय फिर बन गया। क्यों? स्टूडेंट के द्वारा। किसानों की सुसाइड तो सुना, लेकिन स्टूडेंट पर क्या ऐसा होता है कि वो लगातार सुसाइड, उनकी सुसाइडल रेट लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें एनसीआरबी जब भी ऐसा है तो एनसीआरबी अपना जिंदाबाद है, उसका डेटा जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है इसकी हम बात कर लेते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2020 का ये डेटा है। एनसीआरबी डेटा कहता है कि प्रत्येक 42 मिनट पर एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। सोचिए, पौने 1 घंटा में एक स्टूडेंट का निपटारा होता है प्रत्येक 42 मिनट पर। 2020 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि प्रत्येक 42 मिनट पर एक स्टूडेंट के द्वारा सुसाइड किया जाता है। भयावह स्थिति है। अब हम बात करते हैं आखिर स्टूडेंट सुसाइड क्यों करता है। तो सुसाइड के कई रीजन हैं। एक, एकेडमिक प्रेशर, सत्र का, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तैयारी नहीं हुई, फेल हो जाने का डर, तो ये सोशल स्टिग्मा, फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और इसी सोशल स्टिग्मा की वजह से डिप्रेशन और में स्टूडेंट जाता रहता है, और फिर सुसाइड वाली टेंडेंसी उसके मन में आती है और सुसाइड करता है। दूसरा, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर में भी स्टूडेंट सुसाइड की ओर, सुसाइडल टेंडेंसी की ओर उन्मुख होते हैं। और ये जो एज होती है, इसमें संभलने की बजाय अपने आप को समाप्त करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो ये रिलेशनशिप उनका ब्रेक डाउन हो गया। तो ये भी एक लव अफेयर्स वाला भी एक चक्कर है, उसकी वजह से भी सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है, सुसाइड होते हैं स्टूडेंट के बीच। अगला, लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट, पर्याप्त समर्थन जब भी आए तो माता पिता के द्वारा भी अपने बच्चों को काउंसलिंग, परामर्श नहीं दिया जाता। लोनलीनेस में फिर अगर इसका ये रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ तो घर में भी नहीं बता सकता, और कई बार क्या ऐसी एक्टिविटीज़ कर बैठता है जो उसमें होश खो देता है, और फिर मजबूरन सुसाइड टेंडेंसी की ओर उन्मुख होता है। हमारा इंडिकेशन जिस ओर था आप शायद समझ चुके होंगे। तो वो भी एक रीज़न इसमें होता है कि समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास वाली स्थिति हो जाती है। तो इस वजह से भी सुसाइडल जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। अगला, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, माता पिता भी उम्मीद से ज़्यादा अपने जो बच्चे से, या टीचर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते, और फिर कई बार क्या होता, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेते, क्योंकि जो उम्मीद पाल रखे थे माता पिता या उनके चाहे थे वो नहीं फुलफिल कर पाता, कहीं पर भी ब्रेक डाउन आता है, तुरंत सुसाइड करने का वो हो जाता है कि जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। क्या, किस मुंह से हम समाज और माता पिता को दिखाएंगे। जब भी ऐसी स्थिति हो तो उन्हें बताया, जिस भी बच्चे में ऐसी स्थिति से गुजरे तो जीवन एक बार मिला है, और ये जीवन एक बार मिला है तो अपना जीवन हम क्यों समाप्त करें।
एग्ज़ाम पास करना, अच्छे नंबर आना, जीवन में सफल होगे कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका जो कहते ना कि बहुत सारी आप पॉजिटिव चीज़ों से आप मोटिवेट होइए। फेल भी हो गए, माना कि फेल हो गए तो अगली बार पास हो जाओगे और मेहनत करना। नहीं भी पास हुए तो क्या जीवन हो सकता है कि आप कितने आप सक्सेस लोगों को देखते हो जो पढ़ने लिखने में बहुत थर्ड डिग्री के थे, लेकिन उनका पूरे विश्व पर अमिट छाप है। गांधी जी को लीजिए, हमेशा थर्ड डिवीज़न से पास होते थे, लेकिन उनके सामने क्या कोई आज उनकी तुलना किसी से आप कर सकते हैं? अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पढ़ने लिखने में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रतिमान स्थापित करके गए हैं कि आज भी आपके सामने एग्जाम्पल है। तो जब भी ऐसा आए तो आप पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव लोगों से मोटिवेट होइए, अच्छे गाने, गीत, संगीत ये सब सुनिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, माता पिता से बातचीत करिए, अच्छे दोस्तों से बातचीत करिए, अपनी समस्या को अपने अंदर जो भी आपकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको कोढ़ने की बजाय दोस्तों को, मित्रों को बताइए और हल्कापन महसूस करिए। मेंटल इश्यूज भी बहुत सारे हैं, जैसे चिंताएं, डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब इसकी वजह से सुसाइडल रेट लगातार ज़्यादा हो रहे हैं। बात समझ में आए? तो ये आपका कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो मीन्स में। अगला, नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के द्वारा साइंस इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 से लॉन्च किया गया और इसमें भारत या अमेरिका के द्वारा ये पब्लिश किया गया। उसमें बताया गया कि जो इंडिया की पोजीशन अब साइंटिफिक पब्लिकेशन में, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में इंडिया पहले 2010 में 7वें स्थान पे था। स्थिति बहुत अच्छी सुधार हुई है, भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। किस नंबर पे? तीसरे। अगला यहाँ पर अभी एक ये हमने इसलिए काम की चीज़ें ले लिया क्योंकि अभी एक mRNA पे एक शोध छपा और ये कहा गया कि mRNA टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम कैंसर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर के इलाज में। तो इसमें हम जीन और जीनोम को समझ लेते हैं। तो जीन, ध्यान दीजिएगा, जीन इज ए पार्ट ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल। जो जीन होते हैं, जो DNA होता है, और DNA में भी कौन होता है तो आपको पता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये होते हैं। तो ये DNA मॉलिक्यूल्स के एक पार्ट को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जीनोम जो किसी भी कोशिका का टोटल DNA होता है, DNA का एक पार्ट जीन कहलाता है और टोटल DNA किसी भी कोशिका का, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये पूरा सेल है और सेल के अंतर्गत ये DNA बहुत सारे इसमें हैं, सभी DNA को शामिल कर दें तो ये क्या कहलाएगा? ये जीनोम कहलाएगा सारे। और इसका एक पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है, DNA का एक पार्ट, ये कहलाता जीन। तो जीन क्या है? DNA का एक पार्ट है। जीनोम क्या है? तो टोटल DNA इन ए सेल, इसी को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता। शायद अब आपको समझ में आ चुका होगा। जो जीन होता है ये हेरिडेटरी, आनुवांशिक, आपके माता पिता पूर्वजों से आपके आता है। तो हेरिडेटरी एलिमेंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना का हेरिडेटरी एलिमेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता? जिसे जीन कहा जाता है। और ये जो जीनोम होता है, ऑल सेट ऑफ न्यूक्लियर DNA होता है। जो न्यूक्लियर DNA होता है उसका ओवरऑल पार्ट होता है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस इन कोड्स होता है। इन कोड्स प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, यहीं से इन कोड्स होता है, जीन से। इन कोड्स बोथ प्रोटीन्स एंड रेगुलेटरी एलिमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो जीनोम होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही है, साथ में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए रेगुलेटरी का काम भी कौन करता है? जीनोम के द्वारा किया जाता है। लेंथ इज अबाउट ए फ्यू हंड्रेड ऑफ बेसेज, यानी इसके जो इसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 100 बेसिस के बराबर होती है। लेंथ ऑफ जीनोम ऑफ ए हायर ऑर्गेनिज्म इज अबाउट बिलियन बेस पेयर। इसमें अरबों खरबों में इनकी अरबों
बिलियन माने क्या होता है? अरब होता है। अरबों में इनकी पेयर्स के रूप में, क्षार के रूप में पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या जीनोम की हमेशा ज़्यादा होगी। ए हायर ऑर्गेनिज्म हैज अबाउट 1000 ऑफ जीन्स, यानी इसमें 1000 ऑफ जीन्स के लगभग इसमें ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म ओनली वन जीनोम, यानी एक ऑर्गेनिज्म में केवल एक जीनोम होता, और एक जीनोम के अंदर फिर हजारों क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं, एक दो जीन नहीं, हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एक जीनोम होता, और एक जीनोम के अंतर्गत फिर आपके क्या होते हैं? हजारों जीन्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जीन होता वो ऑर्गेनिज्म में हजारों होते हैं। वेरिएशन ऑफ द जीन नेम्ड एलील कैन बी नेचुरली सिलेक्टेड, यानी जो इसका वेरिएशन, विभिन्नताएं होती हैं, वो जीन ये एलील की वजह से होती हैं, और इसका प्राकृतिक रूप से इसका सिलेक्शन यानी चयन होता रहता है। इसमें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड डुप्लीकेशन काज द लार्ज वेरिएशन इन द जीनोम, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल जीन क्षैतिज रूप से जीनों का स्थानांतरण होता रहता है, इसकी वजह से इसमें वेरिएशन उत्पन्न होता है। तो ये दोनों में अंतर आपकी समझ में आ चुका होगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जीन और जीनोम से पूछे जा सकते हैं। क्यों ये हमने इसको कवर किया, क्यों ये चर्चा में रहा, वो भी हमने आपको बताने की क्या की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला आपका बस इधर बनाए रखिए, ये 2-3 दिन का 4 दिन का इसमें करंट अफेयर्स है, तो वीडियो इतनी लंबा जाएगा। अगला मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसे किस नाम से जाना जाता? विधि और कानून मंत्रालय के द्वारा अभी एक 2021 से 26 के लिए एक पहल शुरू की गई है, जिसे दिशा नाम दिया गया। दिशा की फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव, डी से हो गया डिजाइनिंग, आई से इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर, एच से हो गया होलिस्टिक, ए से हो गया एक्सेस टू जस्टिस, यानी दिशा। पूछा जा सकता है दिशा से, आपको लगेगा दिशा गाइडलाइंस भी आप ध्यान रखिएगा, वो अलग चीज़ें हैं। अगला ये दिशा लॉ एंड जस्टिस के द्वारा शुरू किया गया। त्वरित न्याय मिले, जल्दी मिले, सब तक मिले, सभी को न्याय मिले, तो इसी को डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इसकी फुल फॉर्म है। 21 से 26 के बीच इसे 2021 से 26 के बीच इसे शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कंप्रहेंसिव, समग्रता में, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड एंड सिस्टमैटिक सॉल्यूशन, पैन इंडिया लेवल पे न्याय तक पहुँच हो सभी लोगों को, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और ये नागरिक सेंट्रिक है, यानी नागरिक केंद्रित जो लीगल सर्विसेज की डिलीवरी है उसको सुनिश्चित करता है। और इसमें 3 चीज़ें हैं। एक को टेलीला, जो अभी तक जहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पाया है, रिमोटेडली एरिया, फ्लग्ड एरिया, दूरस्थ क्षेत्रों में जो अनरिच्ड हैं वहाँ कैसे पहुँचा जाए, उसके लिए टेलीला, यानी अब टेलीला का मतलब हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से न्याय की पहुँच होगी। दूसरा न्याय बंधु प्रोग्राम शुरू किया गया। न्याय बंधु, बंधु यानी भाई होता है, भाईचारे की भावना किसको ज़्यादा ज़रूरत है? जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं या डाउन ट्रोडन दलित लोग हैं, उनके लिए मार्जिनलाइज्ड, जो वल्नरेबल समाज के सोसाइटी के सबसे सुभेद वर्गों के लिए है, तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, न्याय बंधु प्रोग्राम इसके लिए लॉन्च किया गया है। अगला लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, तो 3 इसके कंपोनेंट हैं, दिशा, टेलीला, न्याय बंधु प्रोग्राम। अगला लीगल अवेयरनेस, क्योंकि भारत में कोई भी मिशन प्रोग्राम इसलिए सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव होता। एक प्रमुख फैक्टर जागरूकता वाला भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो 3 कंपोनेंट आपकी दिशा के ध्यान रखिएगा, कौन? टेलीला, न्याय बंधु प्रोग्राम, अगला लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। अगला फिर ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे सैटेलाइट, फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे सैटेलाइट ये किसके? नासा के द्वारा। और इसमें ध्यान दीजिएगा कनाडा भी सहयोग कर रहा है। कनाडा के बाद यूएसए है ही है, उसके बाद फिर आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये स्वाट यानी SWOT इसका नाम दिया गया। यहाँ SWOT फुल फॉर्म, एस से हो गया सरफेस, W से हो गया वाटर, O से हो गया ओशियन, और T से हो गया टोपोग्राफी। तो नासा के द्वारा इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। और इसमें SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट, और SpaceX का मतलब हुआ वही
एलन मस्क वाली कंपनी स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसे दक्षिण कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। ये करेगा क्या? तो ये फर्स्ट ग्लोबल सर्वे है जो पृथ्वी के फ्रेश वाटर हैं, इसे स्पेस से, अंतरिक्ष से फ्रेश वाटर ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ये जो ताज़ा जल है पृथ्वी पर, उसका ये सर्वे करने के लिए है और इसके माध्यम से गहनता से अंडरस्टैंडिंग समझा जा सकेगा क्या महासागरों को और जो क्लाइमेट चेंज के नए पैटर्न हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा, इन सबको समझा जा सकेगा। अगला, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को ही ऑपरेशन विजय अभियान के अंतर्गत हमने पुर्तगालियों को गोवा से पेल पाल के लेखपाल बनाए थे। तो ये 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान चला करके हमने किसको निपटारा किया था? तो हमारे द्वारा किसको निपटाया गया था? तो ये किसको? तो ऑपरेशन विजय अभियान के अंतर्गत गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी पुर्तगालियों से, इसीलिए मनाया जाता है। अगला, पेटा इंडिया के अंतर्गत पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुन लिया गया। इंपॉर्टेंट है ये, पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। अब पेटा की बात करें, स्थापना 1980 में होती है और इसका हेडक्वार्टर्स नॉरफॉक वर्जीनिया यूएसए में स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे, इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में जाना जाता, 20 दिसंबर को मनाया जाता। 2005 से इसकी शुरुआत हुई और ये रिजोल्यूशन 60/209 के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। अगला पीएम, अगला कौन है? गत शक्ति विश्वविद्यालय। गत शक्ति विश्वविद्यालय का जो फर्स्ट चांसलर किसे बनाया गया? तो ये रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव साहब है, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया है? इसका जो गत शक्ति विश्वविद्यालय है, इसका प्रथम चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रथम चांसलर के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। इसी के आगे हम लोग देखते हैं अगला। तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये गत शक्ति विश्वविद्यालय भारत का पहला एक कहाँ? तो ये बड़ोदरा गुजरात में ओपन हुआ है। अगला, इसका पहला, ये तो हो गए कुलाधिपति, लेकिन पहला कुलपति किसको? डॉक्टर मनोज चौधरी को बनाया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला, वुमेन्स FIH नेशन कप 2022 स्पेन में हुआ। इसमें भारत की महिला टीम ने स्पेन को हरा करके खिताब अपने नाम कर लिया। अगला, मिसेज वर्ल्ड, फिर ये इंपॉर्टेंट है, मिसेज वर्ल्ड 2022 से सरगम कौशल जो जम्मू कश्मीर की हैं, ये ताज धारण की और ये 21 साल बाद हुआ है, क्योंकि इसके पहले 2021 में डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर के द्वारा ये खिताब या ये ताज धारण किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, द लाइट वी कैरी जो बुक है, द लाइट वी कैरी बुक, पूरा नाम इसका क्या है? द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन द अनसर्टेन टाइम्स। ये पुस्तक मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई, जो बराक ओबामा की वाइफ हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला, मिनोरिटीज राइट्स डे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है कब? 18 दिसंबर को मनाया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1992 में 1992 में धार्मिक यानी रिलीजियस, भाषाई, लिंग्विस्टिक और जाति तीनों अल्पसंख्यकों की पहचान दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई और भारत में भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में ही स्थापित कर दिया जाता है, इसी संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए। अगला फिर है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया गया और विश्व के सबसे महंगे जो शहर में शुमार हुए, ये न्यूयॉर्क और सिंगापुर को इसमें रखा गया है। अगला, 2032 का जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों कहाँ होगा? तो 2032 वाला ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा और इसका जो CEO अभी नियुक्त किया गया 2032 के ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स के लिए CEO ये सिंडी हुक को, किसको? सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक की बात करें 2024 वाला पेरिस फ्रांस में होगा, 28 वाला लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अगला है प्रधानमंत्री को काम कार्यक्रम। प्रधानमंत्री को काम कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? तो ये प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसका नाम अब बदल कर PM विकास योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? PM विकास योजना कर दिया गया। तो ये PM विकास योजना से आपको लगेगा कि ये विकास है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होगा। नहीं जी, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलती कर देंगे।
पीएम कौशल को काम कार्यक्रम के अंतर्गत जो 5 अल्पसंख्यक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटीज, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत जो पहले शुरू की गई, उन 5 को एक में मर्ज किया गया था और एक कार्यक्रम के रूप में किसे शुरू किया गया तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम अब परिवर्तित करके पीएम विकास योजना कर दिया गया। और 5 स्कीम ध्यान रखिएगा कौन, 2 हैं नई वाली, इसमें थी नई रोशनी नई मंजिल, नई रोशनी नई मंजिल, उसके बाद थी सीखो और कमाओ, उसके बाद थी हमारी धरोहर, हमारी धरोहर अभी एनवीएस हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हमारी धरोहर, फिर उस्ताद योजना। ये 5 योजनाएं अल्पसंख्यक की कल्याण के लिए जो चल रही हैं उन्हीं को अब पीएम विकास योजना के नाम से जाना जाएगा। कौन कौन से 5 हो गई तो नई रोशनी नई मंजिल, नई रोशनी नई मंजिल, सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना, धरोहर हमारी धरोहर। इन 5 योजना को शामिल करके कौन सी योजना अब पीएम विकास योजना शुरू की गई। इसमें अब पीएम विकास में क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों की एजुकेशन स्तर को बूस्ट किया जाएगा, महिला उद्यमशीलता को बढ़ा करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में बल दिया जाएगा, महिला नेतृत्व वुमेन लीडरशिप पर भी इसमें फोकस किया जाएगा। क्लियर। अगला चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से दोहा कतर में के फाइनल जो मैच है ये लुसाइल स्टेडियम में खेला गया। फाइनल ये अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ और 2018 वाला याद रखिए फ्रांस ने ये जीता था। इस बार अर्जेंटीना ने फ्रांस को पराजित करके यानी मेडल अपने नाम कर लिया। अब ये जो अर्जेंटीना है ये तीसरी बार ये जीता है 2022 वाला। इसके पहले 1978 में जीता था, 1986 में जीता था। सबसे पहले 1930 में इसके इतिहास की बात करें तो ये 1930 में उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे के द्वारा ये जीता गया। 1930 के बाद 1934 में हुआ और 1938 में हुआ। 34 और 38 लगातार ये 2 जो मेडल हैं, एकमात्र देश है इटली जो एक कारनामा किया कि 1934 और 38 लगातार इसको जीता है। 3 बार कौन ये जीत लिया तो ये अर्जेंटीना 1978 और 1986 और 2022 में अब जीता। 1986 में जब जीता था तो इसमें यहाँ के कौन, माराडोना, इनका प्रमुख रूप से भूमिका थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब ये खेल समाप्त हुआ तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के रूप में गोल्डन बॉल किसे, लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के, इनको गोल्डन बॉल। गोल्डन बूट में किसको, एम्बापे, फ्रांस के कौन, बापे। बूट से कौन, बूट जूता, बूट के नहीं, बूट से पिटाई किसकी होती है, बाप क्या करता है, बाप जूतों से पिटाई, बूट से पिटाई करता है। तो ये आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। गोल्डन बूट से जुटाई, बूट सूट से यानी पिटाई कौन करता है, बाप के द्वारा की जाती है। तो एम्बापे ये फ्रांस के हैं, सर्वाधिक गोल किए थे। तो काइलियन एम्बापे फ्रांस, इनको गोल्डन बूट का दिया गया। इसके बाद गोल्डन बॉल, आपको पता है गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के रूप में लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल, तो बूट से आपका बाप आ जाएगा एम्बापे फ्रांस के। इसके बाद फिर गोल्डन ग्लव का ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ये कौन है, एमी मार्टिनेज अर्जेंटीना के। कहाँ के, यहीं अर्जेंटीना के एमी मार्टिनेज, गोल्डन ग्लव एमी मार्टिनेज अर्जेंटीना के। और अर्जेंटीना के ही एंजो फर्नांडिज ये यंग प्लेयर अवार्ड से नवाजे गए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत, इसमें मोदी जी। और अभी 1971 के एक्ट के अंतर्गत 1972 में 7 नवंबर 1972 को जो पूर्वोत्तर काउंसिल की बैठक हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी गए। और पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत सारी स्कीम का उद्घाटन किया गया, कुछ इसमें आपके काम किए हैं मोदी जी। कुछ चीज़ें यहाँ बोले जो मीन्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो 8 राज्य, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, इन सबको शामिल करते हुए 8 जो हैं इन्हीं को क्या कहा, 8 लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का नाम मोदी जी ने दिया। तो आप भी आंसर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अष्टलक्ष्मी है। अगला
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 8 पिलर्स पे अष्टलक्ष्मी हैं, तो 8 पिलर पे काम करना होगा। 8 पिलर एक कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक आपका क्या हो गया, पीस शांति हो गया। दूसरा एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गया। अगला कौन हो गया, तो ये आपका कौन हो गया, यानी कनेक्टिविटी हो गया। अगला 5G, 5G को सबसे लास्ट में रखिए, यानी कनेक्टिविटी हो गया। उसके बाद कल्चर, संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए। फिर फार्मिंग, कौन फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। किसको, नेचुरल फार्मिंग को। अगला कौन हो गया, टूरिस्ट, तो ये आपका बन गया पेट। पेट का एग्ज़ाम आप दिए वो पेट, CCF 6 हो गए, यानी पेट CCF 3 3 6। और उसके बाद कौन बचा, 5G और खेल एवं क्षमता, पेट CCF। तो ये आप ये ऐसे याद रखोगे तभी आएंगे। 8 पिलर पे काम करना होगा, पेट CCF, और उसके बाद 5G, 5G के बाद फिर खेल एवं क्षमता, यानी स्पोर्ट एंड कैपेसिटी। तो ये खेल एवं क्षमता और 5G ये आपका। तो पी से क्या होगा, पीस शांति स्थापित हो। ई से होगा एनर्जी पे फोकस किया जाए। और टी से हो गया टूरिज्म, टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म को। सी का मतलब कनेक्टिविटी हो गया। अगला सी का मतलब कल्चर हो गया। अगला फार्मिंग, और कैसी फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। तो पेट CCF, पेट CCF 6 ये, और बाकी आपका 5G, उसके बाद आपका खेल और क्षमता विकास। 8 पॉइंट जब भी पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास आए तो पेट CCF आ सकता क्वेश्चन कहीं भी मेंस का, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। तो PM मोदी का जो ये 8 पिलर पे काम करना होगा, उसको आप सीधे मेंशन कर सकते हो। तो आपका फार्मूला आपको शॉर्टकट बताई दिए, पेट CCF, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा, पेट CCF। अगला, मेघालय के लिए 2450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और जो IIM शिलोंग है, इसमें क्या किया जाएगा, परिसर प्रेमिसेस का विस्तार किया जाएगा। तो इसके लिए मेघालय को 2450 करोड़ आवंटित हुए। इसके अलावा कौन कौन, तो आपका हो गया मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम, त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में 21 हिंदी पुस्तकालय का गठन किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि कितने, 21 हिंदी पुस्तकालय का गठन भी होगा। कितने, मणिपुर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, यहाँ पर कितने, तो 21 हिंदी पुस्तकालय का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक, आगे आओ भाई। अब ये डिस्ट्रॉयर विध्वंसक जो युद्धपोत मुर्मुगावो है, इसको क्या किया गया, इसको शामिल कर लिया गया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। ठीक, तो ये युद्धपोत पर सतह से सतह और सतह से हवा, ध्यान दीजिएगा, सतह सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर, सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। दोनों टाइप की, सतह वाली निपटाने वाली और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इस पर डिप्लॉयड की जा सकती हैं। सोफिस्टिकेटेड है, अत्याधुनिक सर्विलांस रेडार सिस्टम से ये क्या है, संपन्न है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। परमाणु हथियार हो, जैविक हो, रासायनिक हो, किसी भी प्रकार का हो, सभी प्रकार के परमाणु हथियार इससे चलाए जा सकते हैं। युद्धपोत पर बेहद खराब मौसम, कितनों ही क्रिटिकल कंडीशन, चौपट टाइप का मौसम आ जाए, उस दौरान भी ये हेलीकॉप्टर इस पर लैंड कराया जा सकता है। टारगेट कैपेसिटी इसकी 300 किलोमीटर तक दुश्मन को नस्ते नेबूद कर सकता है। तो 300 किलोमीटर दूर तक इसकी कैपेसिटी है। 7400 टन इसका वजन है। 70 किलोमीटर उड़ान भरते विमान को मार गिराने में सक्षम है। 70 किलोमीटर दूर भी कोई है तो उसका निपटारा कर सकता है। मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है ये कितनी, 55 किलोमीटर प्रति आवर है। 163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा इसका साइज है। मुंबई में इसे कमीशन किया गया। 75% से ज़्यादा जो इसमें कंटेंट है वो देशज रूप से यानी भारत का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये दूसरा विशाखापत्तनम क्लास का ये दूसरा है। इसके पहले जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत ये निर्माण किया गया। तो ये विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15 के अंतर्गत ये कितना 4 निर्मित किए जाएंगे। उनमें से दूसरा ये है मुर्मुगावो, और ये 4 हैं तो इनके नाम जान लीजिए। सबसे पहले विशाखापत्तनम 2021 में तैनात किया जा चुका है। तो 4 डिस्ट्रॉयर के नाम फिंगर पे होने चाहिए, पीछे हमने भी डिस्कस किया था। तो ये एक बार फिर से
कौन विशाखापत्तनम, दूसरा कौन मुर्मुगाओ हो गया, तीसरा इम्फाल और चौथा सूरत। ये 4 डिस्ट्रॉयर विध्वंसक ये होंगे। तो 2021 में विशाखापत्तनम आ चुका है। 22 में कौन मुर्मुगाओ आ चुका। मुर्मुगाओ गोवा का एक बंदरगाह है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 4 कौन कौन, विशाखापत्तनम, दूसरा मुर्मुगाओ, तीसरा इम्फाल, चौथा सूरत। तो ये 4 कौन कौन हो गए जो विशाखापत्तनम 15 प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत निर्मित होंगे। तो विशाखापत्तनम, मुर्मुगाओ और इम्फाल और उसके बाद फिर सूरत। समझ में आई। इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो इसका वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसका डिजाइन किया। निर्माण इसका मुंबई के मझगांव लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ डेटा रिलीज किए गए। इससे आपका एक ट्रेंड पता चलेगा कि आखिरकार हम आयात और निर्यात कितना करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया, इसमें भारत का एक्सपोर्ट जो वस्तुओं का गुड्स का होता है, ये नवंबर 2022 में कितना 32 बिलियन का हमने निर्यात किया, लेकिन आयात कितना किया 56 बिलियन का। अब जाहिर सी बात है व्यापार घाटा किसके में होगा, भारत के उसमें होगा। 32 बिलियन हमने वस्तुओं का नवंबर 2022 में क्या किया, निर्यात किया, आयात 56 बिलियन US$ का किया। अब निर्यात में ग्रोथ कितनी हुई है, तो ये नवंबर 2021 से अगर हम तुलना करते हैं तो 0.6% निर्यात, बहुत कम। आयात का 5.4%। देखो आया सामान ज़्यादा है भारत से, दूसरे देशों में गया कम है। तो ये इसलिए व्यापार जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत में पाया जाता है। ठीक, ये डेटा आप समझ पाए कि नहीं। आयात मतलब हुआ दूसरे देशों सामान मंगाना, हमने मंगाया ज़्यादा, अपने देश से बना सामान दूसरे देशों कम भेजा है। नवंबर 2022 में हमने जो मंगाया है वो 56 है। मोदी जी का 56 इंच का सीना याद करो, 56 मंगाया है, 56 बिलियन US$, भेजा कितना 32, निर्यात किया 32 बिलियन। अब पिछले साल नवंबर 2021 से अगर हम तुलना करें तो हमारा जो निर्यात ग्रोथ है वो बहुत कम हुआ है। 56 का 6 उठा लो, 0.6%। निर्यात में ग्रोथ कितना हुआ, 0.6% हुआ है, जबकि आयात 5.4%, जबकि उल्टा होना चाहिए, निर्यात ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इंडियाज का, भारत का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हम अगर देखते हैं तो ये अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 के बीच है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये टोटल जितने मंथ होगा अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच है। तो ये 2022 का है। इसमें 295 बिलियन US$ भारत का एक्सपोर्ट हुआ है, निर्यात हुआ है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में 2021 में 266 का क्या हुआ था, 266 बिलियन US$ का क्या हुआ था, मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट हुआ था। तो मामूली सी इसमें वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि भारत का मर्केंडाइज में नहीं हुई। अभी दूसरा इंपोर्ट वाला मर्केंडाइज एक्सपोर्ट देखोगे तब आपके पता चलेगा। तो ये अप्रैल से नवंबर 2021 और 22 दोनों में हमने देख लिया, 266 से 295 ही पहुंचा पाए। 266 बिलियन US$ से 295 बिलियन US$ पहुंचा पाए। जबकि इसी दौरान जो इंपोर्ट आयात हुआ ये कितना 2021 में 381 से हमने 2022 में अप्रैल से नवंबर 2022 में 494 बिलियन US$ पहुंचा दिया। देखो कितना वृद्धि हुई, बात समझ में आई। 494, 381 से 400, ये बढ़ना भारत के लिए खतरनाक है। 381, 494 और उधर कितना बहुत कम, 266 से 295। और इसका अंतर अब ये अंतर निकालोगे 295 वाला और ये 494 वाला, तो ये कितना आएगा 196। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये कितना 196 बिलियन US$ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पिछले 10 सालों में तुलना किया गया सेम अवधि में ट्रेड डेफिसिट पिछले 10 सालों का सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्टेटमेंट भी डाले जा सकते हैं। अगला, डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी अब चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि चाइना में इस डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी को लेकर एक सतर्कता बरती जा रही है और उसके द्वारा नियम कानून भी लाए जा रहे हैं। भारत में ध्यान रखिएगा, डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी
क्योंकि एक ये पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी इसका दोनों पहलू हैं। तो ये डीप सिंथेसिस जो टेक्नोलॉजी है, इसके संबंध में भारत में कोई कानून नहीं है। भारत में कोई कानून नहीं, अभी तक भारत में कोई कानून इसके लिए नहीं बना है। अब ये डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डीप लर्निंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टू जनरेट, यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जनरेट टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट में, इमेजेज में, ऑडियो वीडियो, इनको बनाने में, वर्चुअल सीन्स को सृजित करने में इसका प्रयोग यानी डीप टेक्नोलॉजी का किया जाता। अब ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट इसका, नेगेटिव यूज के लिए डीप इसका प्रयोग होता, जिसमें है डीप फेक। डीप फेक क्या है? तो ये डीप फेक कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया है, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति का वॉइस को परिवर्तित करके दूसरे, जैसे नहीं कई बार वॉइस परिवर्तित हो जाता है, उसमें इसका प्रयोग होता है। अगला, इट इज़ यूज टू जनरेट सेलिब्रिटी पोर्न वीडियो बनाने में इसका सेलिब्रिटी के रूप में इसका इस्तेमाल होता। प्रोड्यूस फेक न्यूज, यानी फेक न्यूज को उत्पन्न करने में। कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड, और लोगों को गलत तरीके की सूचनाएं भेजकर उनके माध्यम से फ्रॉड, फाइनेंशियल वित्तीय फ्रॉड करवाए जाते हैं। इसका प्रयोग इलेक्शन पूरा हेर फेर कर दिया जाता है, इलेक्शन मैनिपुलेशन में, सोशल इंजीनियरिंग में, ऑटोमेटेड या डिसइंफॉर्मेशन, सूचना को तोड़ मरोड़ करके इसके माध्यम से पेश किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पहचान, किसी को न्यूड करके दिखाया जा सकता है, सीधा फोटो लिया गया, उसको न्यूड करके उसका फ़ोटो लगा दिया गया। तो इस प्रकार के आइडेंटिटी थेफ्ट में, फाइनेंशियल फ्रॉड में, धोखाधड़ी, सब या गुप्तचर जो जानकारी उसको चुराया जा सकता है। तो ये बाकी पीछे बता ही चुके हैं। ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, तो इसका यहाँ गठन की बात हो रही है। तो इसका नॉर्थ ईस्ट एक्ट के अंतर्गत 1971 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 7 नवंबर 1972 को की गई थी। और ये पूर्वोत्तर के जो 8 अष्ट लक्ष्मी, जिसे अभी मोदी जी ने नाम दिया, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। अध्यक्षता याद रखिए पीएम नहीं करते, इसके होम मिनिस्टर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसी के द्वारा गोल्डन जुबली अभी मनाई जा रही, इसलिए चर्चा में रही है। अगला है कि एसटी लिस्ट में किसको शामिल किया जाए, किसको बाहर किया जाए। तो ये चर्चा में फिर रहा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन टास्क फोर्स इसका 2014 में गठन किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता में पूछा जा सकता है, किसकी अध्यक्षता? तो पूर्व ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी जो थे, जनजाति मामलों के सचिव हृषिकेश पांडा। तो ये पूछा जा सकता है, हृषिकेश पांडा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें 40 इसके द्वारा 40 समुदायों को, 40 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को कहा गया था एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए। इसमें उड़ीसा से 9, असम से 26 और छत्तीसगढ़ से 8 इसमें थी। अगला है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये कहाँ अपनाया गया? तो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो COP 15 भी मॉन्ट्रियल कनाडा में हो रहा है, वहाँ पर ये 196 देशों ने इसको फाइनलाइज्ड किया, साइन कर दिया। और एक प्रकार का ये न्यू सेट ऑफ गोल्स और टारगेट्स हैं। तो 4 इसमें गोल्स हैं, 23 इसमें टारगेट्स हैं। और इससे क्या बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान होता है उसको कैसे रोका जाए, इस पे यानी डिस्कशन होगा। और ये अभी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF के अंतर्गत जो अभी तक जो बायोडाइवर्सिटी को फंडिंग मिलती है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत मिलती है। तो ये एकमात्र ऐसा जो फंड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए करता है। विकासशील देशों के लिए फंडिंग के लिए एक अस्थायी मैकेनिज्म भी स्थापित किए जाने की इसमें बात स्वीकार की गई है। अगला है बरगद। ये बरगद अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया कि बरगद की इतनी लंबी एज क्यों होती, पीपल की इतनी लंबी एज क्यों होती है। तो उसमें 17 जीन, बरगद में 19 जीन, ये जीन इसमें जीन को बताया गया। 19 जीन इसमें किसमें? पीपल में बताया गया। बरगद का जीवन काल 300 से 500 साल होता, जबकि पीपल का 2500 सालों तक जीवन काल होता है। इस बात को ध्यान रखिए। बरगद का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर अब ये सब पूछा जा सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। बरगद का क्या है? बा से बरगद, बा से यहाँ देखो कुछ ये मैच कर रहा है। बेंगालेंसिस। तो ये फाइकस बेंगालेंसिस ये बरगद का है। पीपल का पूछा जाए तो फाइकस रेलिजियोसा इसका है। अब इसमें बताया गया इसका क्यों लंबा जीवन काल होता है। ये MSA आपके काम का है।
यानी मल्टीपल साइन ऑफ एडाप्टिव इवोल्यूशन के कारण, मल्टीपल साइन ऑफ एडाप्टिव इवोल्यूशन के कारण इसका जीवन काल लंबा होता है। और इसी वजह से MSA की वजह से जो बरगद पीपल होते हैं ये टॉलरेंस होते हैं किसका, एनवायरनमेंट स्ट्रेस, जैसे ड्राट हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर पैथोजन इनके प्रति। तो ये था आपका आज का डिस्कशन। हमने 16 तक पहले ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 से 4 दिन का करंट अफेयर्स इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया। ये PDF आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप जा कर के डाउनलोड कर दीजिए, कर सकते हैं। वहाँ पर ये PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। और अपना यकीन मानिए, अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।